Hello everyone, this is CSCS Divya Agarwal. Welcome back to the class of EIS. Yes, तो आज हमारा फोर्थ क्लास है EIS का. हम लोग चैप्टर नंबर 4 कवर कर रहे हैं, ई कॉमर्स, जो कि बहुत ही मजे से हम लोग कवर कर रहे हैं. ठीक है, तो अब ना मैं आपको आज सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने जो भी लास्ट क्लास की है, आज मैं पूरा उसको फुल प्रूफ मार्किंग करवाने वाली हूँ इंस्टीकेमैट में. तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि मैम आप ये सब जो पढ़ा रहे हो कहाँ से पढ़ा रहे हो. मैंने आपको लास्ट क्लास भी प्रॉमिस किया था कि मैं जो भी पढ़ा रही हूँ पूरा का पूरा इंस्टीकेमैट से ही कवर्ड है. तो मैं आज आपको इंस्टीकेमैट का झलक दिखाने वाली हूँ. आप जैसा कि स्क्रीन में देख रहे हो, एकदम सही पहचाना कि ये स्क्रीन में जो मैट डिस्प्ले ये आपके सीए इंस्टीट्यूट का मैट है. ठीक है, तो लास्ट क्लास हमने आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क सिस्टम किया था, तो मैं अभी उसका मार्किंग्स करवाऊंगी, डोंट वरी. और जो प्रीवियस क्लासेस है जिसका मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स दे चुका है, उसका भी जो मार्किंग्स है मैं मार्किंग्स दिखा दूंगी कि इंस्टीकेमैट में करवा के, ताकि ना आपको एक सिक्योरिटी लगे, अश्योरेंस लगे कि हाँ मैम ने जो भी पढ़ाया है सब कुछ कवर्ड है. ऑल्दो आपको पढ़ना कहां से, मेरे हैंड रिटन नोट से ही पढ़ना है, पहला 2 क्लास. ऑलराइट, तो पहला 2 क्लास का भी मैं आपको मार्किंग कराऊंगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द क्लास. ठीक है, अभी हम लोग खाली लास्ट क्लास का मार्किंग करेंगे. ऑलराइट, इज दिस क्लियर विथ यू? और नेक्स्ट क्लास, और आज तो ना, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक में इतना मजा आने वाला है क्योंकि ना मैंने आपके लिए खूबसूरत सा, यस ठीक सुना, खूबसूरत सा पावर पॉइंट बना के रखा है. तो आज का क्लास हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से करेंगे. तो डेली मेरे क्लासेस में आपको कुछ ना कुछ सरप्राइज मिलेगा. कभी हैंड रिटन नोट से करेंगे, कभी पावर पॉइंट से करेंगे, कभी मैं आपको कुछ वीडियो दिखाऊंगी, इंफॉर्मेटिव वीडियो, जिससे आप कनेक्ट कर सकोगे रियल वर्ल्ड से. कभी कभी मैं जैसे याद है मैंने आपको पूर्वी का वीडियो दिखाया था, फिर लास्ट क्लास मैंने आर्किटेक्चर का वीडियो दिखाया था, 2 टियर एंड 3 टियर स्ट्रक्चर का, KPMG ऑफिस को यूज कर. और वो जो नेटवर्क डायग्राम मैंने आपको दिखाया था वो एक्चुअली मैंने ही डेवलप किया था. तो इस तरह से ना हर एक क्लासेस मेरा जो रहेगा फुल ऑफ सरप्राइजेस रहेगा. मतलब आप सोच भी नहीं सकोगे कि मैं हर एक क्लास में कितना इनोवेशन लाने वाली हूं, क्योंकि मैंने आपको गारंटी किया है कि EIS सब्जेक्ट आपका फेवरेट बनने वाला है, आपको एग्जेम्पशन मिलने वाला है. और तीसरा, वो जो लोग माथा पकड़ के बैठे रहते ना, यार EIS कैसे लर्न करूं, ये जो डर है ना, मुझे आप लोगों के दिल और दिमाग से निकाल देना है. EIS को आपका फेवरेट बना के ही छोड़ना है. ठीक है, और ये फेवरेट कैसे बनेगा, जब मैं डेली कुछ ना कुछ इनोवेटिव चीज आपके सामने रखने वाली हूं. तो मैं अभी आपको एक झलक बस दिखाऊंगी. ये प्रेजेंटेशन का माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन है. आज का क्लास पूरा PPT के नाम. ठीक है, लेकिन उसके पहले हम लोग जैसा कि हर क्लास में 10-15 मिनट क्विक रिवीजन करते हैं. जो भी मैंने पहली क्लास में पढ़ाया, तो एक बार फटाफट आ जाओ, ताकि हम लोग क्विक रिवीजन करके अपने प्रीवियस टॉपिक्स को स्ट्रेंथन कर सके. ठीक है, मैंने बोला था आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें करना ही है. ठीक है, तो आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क सिस्टम, आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क सिस्टम, फटाफट मार्किंग कर लो. मैम ये मार्किंग आप कहां से करा रहे हो? ये बिल्कुल आपके इंस्टीट्यूट का मैट है. आई विल टेल यू, इंस्टीट्यूट के मैट का पेज नंबर 4.24, इंस्टीट्यूट के मैट का पेज नंबर 4.24 खोलोगे. ठीक है, फिर जैसा कि मैंने आपको बोला था आर्किटेक्चर, पूरा मैंने आपको लिख लिख के अच्छे से एक एक लाइन का मतलब बताया था. आर्किटेक्चर क्या होता है, बिजनेस लॉजिक क्या होता है, एप्लीकेशन लॉजिक क्या होता है, सब कुछ हमने डिस्कस किया था. सर्वर क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है. यहाँ पे बल्कि इतना डिटेल्स में डिस्कस नहीं है, बट अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो आपको एक एक टर्म्स का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, तभी तो आप टॉपिक को समझ पाओगे. भाई साहब, नेटवर्क ही नहीं पता क्या होता है तो आप इसका मतलब कैसे समझोगे? आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क सिस्टम, सिस्टम ही नहीं पता क्या होता है, आर्किटेक्चर ही नहीं पता क्या होता है, तो क्लासेस कैसे समझ में आएगा? तो पहले अपनी नींव को मजबूत करो, बेस को मजबूत करो, तभी तो क्लासेस समझ में आने वाली है. तो आर्किटेक्चर का मतलब मैंने आपको बोला था ना, डिजाइन होता है, ढांचा. पूरा देखो डिट्टो, वर्ड टू वर्ड मैंने जो आपको लिखकर बताया था सेम वही लिखा हुआ है. स्टाइल ऑफ डिजाइन, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, और जनरली बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन एंड ऑल में यूज होता है आर्किटेक्चर वर्ड. और यहाँ पे हमें देखना है कि नेटवर्क आर्किटेक्चर कैसा होता है. यहाँ पे हमें क्या देखना है, नेटवर्क का आर्किटेक्चर कैसा होता है. ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बोला 2 टियर 3 टियर, मैंने तो आपको 1 टियर भी पढ़ाया है, और 2 टियर 3 टियर का आपको याद है ना वो खूबसूरत सा वीडियो. ठीक है, तो 2 टियर नेटवर्क में मैंने आपको बोला था 2 लेयर्स होते हैं, देख रहे हो, प्रेजेंटेशन टियर, डेटाबेस टियर. प्रेजेंटेशन टियर में मैंने क्या बोला था, इट इज एक्चुअली एक्टिंग एज एन इंटरफेस विच विल एनेबल द यूजर्स टू इंटरैक्ट विद द ई कॉमर्स वेंडर. तो ये एक इंटरफेस है जो अलाउ करेगा यूजर को इंटरैक्ट विद ई कॉमर्स वेंडर, है ना. ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बोला था कि यहाँ पे जो है ये कनेक्ट करता है किससे, डेटाबेस टियर से. 2 टियर में जहां पे सारे चीज स्टोर्ड रहते हैं, प्रोडक्ट के प्राइसेस, कैटलॉग्स, कस्टमर्स के डेटा, एवरीथिंग इज स्टोर्ड. फिर मैंने बोला था डेटाबेस टियर होता है. डेटाबेस टियर अभी जस्ट मैंने बोला ये सारे डेटा स्टोर्ड रहते हैं, प्रोडक्ट के डेटा, प्राइस, कस्टमर डेटा, अदर रेलेवेंट डेटा आर केप्ट हियर. बट यूजर
क्या करता है यहां से मैंने बोला प्रेजेंटेशन टीयर की मदद से डेटाबेस टीयर से डेटा को निकाल कर उसको रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है. बट ऑल द बिजनेस लॉजिक इज कंटेन्ड इन द डेटाबेस टीयर हियर, बट एप्लीकेशन लॉजिक इज कंटेन्ड in the presentation tier. Application logic is actually making the machine readable language into graphical user interface, and it is allowing the users to understand the processing which is being done in the database tier. तो यहाँ processing database tier में होता है ना, business logic use करके. ठीक है, तो देखो ये वाला डायग्राम भी मैंने आपको दिखाया था. ये मेरा देखो मेरा कंप्यूटर भी बोलता है ना इंस्टिकामैट को बंद करो, ये खोलो, पूरा सेम देखो खुल गया अपने आप. देखो सेम चीज पूरा मैंने देखो लिख लिख के आपको दिखाया था. 2 tier, कैन यू सी द डायग्राम? 2 tier सर्वर पूरा देख लो एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे मैंने बताया अभी. चलो ठीक है, सो ये रहा डायग्राम. तो एडवांटेजेस आप देख रहे हो, मैंने बोला था परफॉर्मेंस हाई रहता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिजनेस लॉजिक जो है वो आपका एकदम क्लोज है डेटाबेस के, यानी डेटाबेस में तो बिजनेस लॉजिक है ना, दे आर फिजिकली क्लोज. तो क्विक प्रोसेसिंग होता है ना, क्वेरी का क्विक रिजोल्यूशन आता है, क्वेरी का क्विक प्रोसेसिंग होता है. ठीक है, और फिर उसके बाद मोर यूजर्स कैन इंटरैक्ट, डायरेक्ट कनेक्शन है और सिंपल स्ट्रक्चर है. ठीक है, फिर ड्रॉबैक्स में मैंने क्या बोला था, अगर बहुत सारे यूजर्स बढ़ जाएंगे और एक संग सब डेटाबेस को हिट कर रहे तो परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा, परफॉर्मेंस विल डेटोरिएट. क्योंकि यहाँ पे कोई बीच में एक लेयर नहीं है ना, क्लाइंट के बीच में, क्लाइंट कंप्यूटर के बीच में और डेटाबेस के बीच में देयर इज नो लेयर विच इज देयर इन 3rd tier, जहाँ पे एप्लीकेशन लेयर अलग से रहता है जो कि काफी हद तक काम आसान कर देता है, डेटाबेस का प्रेशर को रिलीज ऑफ कर देता है. ठीक है, और फिर मैंने वैसे भी आपको बताया था 3 tier में भी अगर ज्यादा लोड होता है तो हम लोग वहां लोड बैलेंसिंग टेक्निक ये सब अप्लाई कर सकते हैं, विच वी कैन नॉट अप्लाई इन 2 tier मॉडल. ठीक है, फिर मैंने बोला था जो फिजिकल टिकट रिजर्वेशन एंड ऑल करते हो या फिर बैंक में फिजिकली जाके जब पैसे जमा करते हो या चेक से रुपया विड्रॉ करते हो, ये सारे एग्जाम्पल है 2 tier के. ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड फ्लेक्सिबिलिटी भी मैंने आपको बोला था. 3 tier में आ जाते हैं फटाफट. 3 लेयर बताओ क्या क्या? प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन एंड व्हाट? डेटाबेस. तो यहाँ पे क्या है ना, बिजनेस लॉजिक और एप्लीकेशन लॉजिक दोनों कहाँ पे है? सर्वर के अंदर, एप्लीकेशन टीयर के अंदर. राइट, तो एप्लीकेशन टीयर कहां से पुल किया जाता है? प्रेजेंटेशन टीयर से पुल किया जाता है. मैंने आपको बोला था प्रेजेंटेशन टीयर सबसे टॉप में रहता है ना, ये कम्युनिकेट करता है. ठीक है, विद अदर टीयर्स. एप्लीकेशन टीयर में मिडिल टीयर हुआ, इट इज पुल्ड फ्रॉम द प्रेजेंटेशन टीयर. मैंने बोला था कि यहाँ पे बिजनेस लॉजिक और एप्लीकेशन लॉजिक दोनों रहते हैं. डेटा पुल होता है डेटाबेस टीयर से, फिर प्रोसेसिंग होता है एप्लीकेशन लॉजिक में टीयर में, और फिर एप्लीकेशन टीयर उसको कन्वर्ट कर देता है जीयूआई लैंग्वेज में और प्रेजेंटेशन टीयर के पास भेज देता है ताकि यूजर को उनके मन चाहे क्वेरी का रिजल्ट मिल सके. ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने बता चुका है ऑलरेडी. फिर डेटाबेस टीयर में देख लो, यहाँ पे सारे डेटा स्टोर्ड रहते हैं, डेटाबेस सर्वर एटसेट्रा. और फिर याद है मैंने बोला था ये लोग डेटाबेस टीयर जो एप्लीकेशन टीयर में क्या करते हैं, डेटा भेजते हैं थ्रू एपीआई ना, एपीआई फॉर्मेट में भेजते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस में. फिर उसको रीडेबल फॉर्मेट में कौन बनाता है? एप्लीकेशन लेयर, जो कि उसको कन्वर्ट कर देता है यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में. ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी किया था, तो वही चीज है. तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है 3 tier स्ट्रक्चर में? देख लो, क्लाइंट सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर, सर्वर सेंड्स टू द डेटाबेस, और फिर उसके बाद डेटाबेस सेंड बैक द डेटा टू द सर्वर एंड सर्वर डज द प्रोसेसिंग एंड सेंड बैक टू द क्लाइंट. है ना? अब एडवांटेजेस क्या था? ये पूरा वर्ड टू वर्ड मैंने आपको लिखकर बताया था. क्लियर सेपरेशन होता है यूजर इंटरफेस का और एप्लीकेशन लॉजिक का. एप्लीकेशन लेयर है बीच में जो सेपरेट कर रहा है दोनों को. फिर डायनामिक लोड बैलेंसिंग मैंने बोला ना, काफी फ्लेक्सिबल है, डायनामिक है, लोड बैलेंसिंग कर सकते हो. अगर ज्यादा लोड है लोड बैलेंसर लगा लो. फिर फ्लेक्सिबिलिटी भी मैंने बोला, स्केलेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है. सो यू हैव टू यूज दिस वर्ड्स इन एग्जाम. चेंज मैनेजमेंट, तो पूरा एग्जैक्टली देख लो, ये सारे चीज मैंने आपको पढ़ाया था, यही मार्किंग मैंने करवाया है. ड्रॉबैक्स, जब मैंने बोला था ह्यूज ट्रैफिक हो जाता है, मैंने बोला ना कितना बार सर्वर डाउन हो जाता है, क्रैश हो जाता है, इट कैन नॉट हैंडल टू मच ऑफ लोड, तो उसी के लिए तो लोड बैलेंसिंग लगाया जाता है. बट अगर मान लो एक ही डेटाबेस है तो आप लोड बैलेंसिंग करोगे भी तो करोगे कैसे? ठीक है, सो इन दैट केस नेटवर्क ट्रैफिक मैनेजमेंट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, फॉल्ट हो जाता है. ठीक है, और इमेच्योर एंड कॉम्प्लेक्स है मैंने बोला था करंट टूल्स. और फिर उसके बाद मैंने बोला था ये मेंटेनेंस जो होता है ना सर्वर्स का, उसके बाद बहुत कॉस्ट लगता है एंड दे आर नॉट प्रॉपर्ली मेंटेन्ड, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ड्रॉबैक. सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स. बट फिर मैंने बोला था अगर कंपैरिजन करें अगर आज के इमर्जिंग बिजनेस को सपोर्ट करना है तो कौन सा स्ट्रक्चर बेस्ट है? 3 tier स्ट्रक्चर इज द बेस्ट. एग्जाम्पल सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था. ठीक है, जो ऑनलाइन आप बैंकिंग साइट्स को एक्सेस करते हो या फिर ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन करते हो, मेक माई ट्रिप एंड ऑल दीज के थ्रू, तो ये सारे 3 tier मॉडल हैं क्योंकि उसका एडवांटेज है स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एटसेट्रा. ठीक है, फिर उसके बाद ई आर्किटेक्चर वाइड इंटरनेट, ये मैंने आपको पढ़ाया था अच्छे से कि ई कॉमर्स में क्या क्या हमारे कंपोनेंट्स होते हैं और एम कॉमर्स में क्या क्या कंपोनेंट. लाइक मैंने आपको बोला था अगर क्लाइंट इंटरफेस का बात करूं तो मैंने आपको बोला था ना, एक तो उसको क्या चाहिए, सर्वर चाहिए, ब्राउजर चाहिए, और उसके बाद इंटरनेट का कनेक्टिविटी चाहिए. ब्राउजर बोले तो www.google, ठीक है, गूगल क्रोम हो गया.
फिर उसके बाद वेब सर्वर मतलब Amazon का साइट आपने खोला, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सर्वर। इंटरनेट के कनेक्शन के बिना आप ये नहीं कर पाओगे, तो ये तीनों चीजों की जरूरी होती है, आपको जरूरत होती है। फिर एप्लीकेशन लेयर में मैंने आपको याद है बोला था कि यहाँ पे क्या होता है, जो बैक एंड में सारा काम संभालते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन सर्वर और बैक एंड। मैंने बोला था ना, ई मर्चेंट्स होते हैं, रीसेलर्स होते हैं, लॉजिस्टिक पार्टनर्स होते हैं। और फिर याद है एम कॉमर्स में मैंने एक चीज एक्स्ट्रा बताया था, अगर आपको ये याद है तो आप ईआईएस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। एम कॉमर्स में यहाँ एक चीज और एक्स्ट्रा था, बताओ क्या था? पेमेंट गेटवे। मैंने बोला था ना आजकल डायरेक्टली फोन में पेमेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग अपना फोन नंबर लिंक करके रखते हैं, सब यूपीआई ऐप के थ्रू हम लोग डायरेक्टली पेमेंट कर देते हैं तुरंत। फिर डेटाबेस लेयर, जहां सारे डेटा छुपे हुए हैं। फिर ये वाला डायग्राम देखो, मैंने पूरा दिखाया था आपको। क्लाइंट यहाँ पे बैठा हुआ है, कंप्यूटर चाहिए उसको, देखो उसको तीन चीज चाहिए। कंप्यूटर के अंदर उन्होंने क्रोम यूज किया है और सर्वर का नाम लिखा है। फिर ऑर्डर प्लेस किया, शॉपिंग कार्ट में ऐड हुआ, क्रेडिट कार्ड चार्ज किया, ऑर्डर कंप्लीट हुआ, मर्चेंट के पास चला गया, मर्चेंट ने अमेजन के फुलफिलमेंट सेंटर में भेजा, कोरियर कंपनी ने उसको उठाई, फिर उसके बाद शिपमेंट किया क्लाइंट को। तो आप देख रहे हो ये वाला हो गया फर्स्ट लेयर, ये एप्लीकेशन लेयर हो गया, ये पूरा का पूरा। और डेटा तो कहीं पे स्टोर है ना कंपनी का। आजकल ऐसे भी लोग शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ऑल दीस थिंग्स आर यूज्ड, सो दैट इज डेटाबेस लेयर। फिर एम कॉमर्स में देखो मैंने आपको क्या क्या बोला, एम कॉमर्स में क्या क्या कॉम्पोनेंट बोला। देखो क्लाइंट का वही मोबाइल फोन चाहिए, ब्राउजर चाहिए, इंटरनेट चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, एप्लीकेशन लेयर में देख रहे हो एक वर्ड एक्स्ट्रा मैंने बोला था, पेमेंट गेटवे, ई मर्चेंट, रीसेलर, लॉजिस्टिक पार्टनर, पेमेंट गेटवे, डेटाबेस लेयर। तो पूरा डिट्टो सेम है कि नहीं? और ये डायग्राम भी देख लो। अब यहाँ पे क्या है, फोन लेकर बैठा है यूजर, फोन लेकर बैठा है, ऐसे टिकटॉक टिकटॉक कर रहा है, मोबाइल ऐप चाहिए, फोन चाहिए, है ना, तो इसके बिना होगा नहीं, तो वही चीज है यहाँ पे। फिर उसके बाद पूरा सेम, पूरा हम लोगों ने डिस्कस किया वाला डायग्राम। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था वर्क फ्लो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है आपके एग्जाम में। ई कॉमर्स वर्क फ्लो डायग्राम, कस्टमर ने लॉग इन की, प्रोडक्ट का सिलेक्शन किया, ऑर्डर को प्लेस किया, पेमेंट गेटवे से पेमेंट किया, डिस्पैच हुआ, शिपिंग हुआ, फिर उसके बाद डिलीवरी का ट्रैकिंग हुआ, सीओडी ट्रैकिंग एक्स्ट्रा हम लोग करते हैं ना, कैश ऑन डिलीवरी होता है तो एक्स्ट्रा जो है एडिशनल चेक रखना पड़ता है कि कैश रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ और माल फिर डिलीवरी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये सारे चीजों को हम लोगों ने बखूबी डिस्कस किया था लास्ट क्लास। So this was a quick revision as well as a marking from your InstiMat so that to ward off of the threat कि हमने इंस्टीट्यूट का मैट कवर किया है कि नहीं। तो पहला 2 क्लास का भी मैं मार्किंग करवा दूंगी, आप चिंता बिल्कुल मत करो, सब कुछ कवर होने वाला है हमारे टॉपिक्स में, ठीक है। और इसमें ना जब मैंने याद है आपको बिजनेस का मॉडल्स पढ़ाया था, डू यू रिमेंबर बिजनेस मॉडल्स पढ़ाया था, बताओ क्या क्या था, B2B, B2C, C2B ये सब पढ़ाया था ना। तो वहां पे ना 3 बिजनेस मॉडल और है, वो मैं नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊंगी, आज नहीं पढ़ाऊंगी। मैंने उसको इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि ये न्यू टॉपिक्स है जो आया है लास्ट टर्म में, तो ये आपके एग्जाम्स के लिए ग्रेजुअली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब अमेंडमेंट्स है, तो ये अलग से इसके ऊपर मैंने पीपीटी बना रखी है, वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दिखाऊंगी। और डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स, वो आपको पता है क्या होता है, एकदम इजी है। वही सेटअप कॉस्ट हाई होगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का सेटअप कॉस्ट, इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, प्राइवेसी कंसर्न, सिक्योरिटी कंसर्न, तो इसको अलग से हम लोग पूरा पॉइंट फॉर्म में डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा क्लास 1 क्लास 2 का मार्किंग्स करने वाले इंस्टीमेट से, जस्ट टू शो यू दैट वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। अदरवाइज मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स दिए है, वो पूरा का पूरा इंस्टीमेट का रेप्लिका है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है। थर्ड क्लास में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पढ़ाया था, तो वो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पूरा मार्किंग करवा दिया, जिसका कोई टेंशन लेना नहीं है। अब मैं 4th क्लास अपना आज से स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें काफी मजा आने वाला है, जो कि मेरा रिस्क एंड कंट्रोल्स है रिलेटेड टू ई कॉमर्स। रिस्क एंड कंट्रोल रिलेटेड टू ई कॉमर्स। रिस्क का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, बताओ रिस्क वर्ड का मतलब क्या होता है? रिस्क है तो इश्क है, ये कहां वैलिड होता है, कहां ये पॉइंट अच्छा लगता है, रिस्क है तो इश्क है। इक्विटी मार्केट में, क्योंकि वहां पे हम लोग रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं, क्योंकि हमारा रिटर्न का एक्सपेक्टेशंस हायर रहता है, तो वहां पे हम लोग रिस्क लवर होते हैं। हर्षद मेहता, रिस्क है तो इश्क है। सो रिस्क, क्या चीज का रिस्क? कि फाइनेंशियल लॉस हो जाए, हम लोग जितना एक्सपेक्ट करें वो रियलाइज नहीं होए, सो नॉन रियलाइजेशन ऑफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न इज कॉल्ड रिस्क। पार्शियल और नॉन रियलाइजेशन ऑफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न इज कॉल्ड रिस्क। रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। लेकिन ये रिस्क ई कॉमर्स बिजनेस में नहीं चलेगा भाई। यहाँ पे इक्विटी में मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, मैं एक कस्टमर हूं, मान लो मैं एक ई कॉमर्स कस्टमर हूं और मैंने कुछ ऑर्डर किया माल को, मान लो वो जो मैंने सामान ऑर्डर किया, अगर मेरे पास क्वालिटी माल नहीं है, मैंने जो ऑर्डर किया उसका डुप्लीकेट माल आ गया या गलत क्वालिटी आ गया या मान लो डिलीवरी ही नहीं किया, पैसा ले लिया, तो मेरा तो सब गया ना वो डायलॉग। रिस्क है तो इश्क, धरा का धरा रह जाएगा। तो क्या क्या रिस्क हो सकते हैं ई कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ कस्टमर, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ वेंडर, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ई-वेंडर्स, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑनलाइन वेबसाइट्स लाइक Amazon, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं जो उन्हें हॉन्ट करते हैं। तो वो रिस्क क्या है वो हमें डिस्कस करना है।
तो मैंने ना ये पूरे रिस्क को 3 डिवीजन में क्लासिफाई किया है। एक हो गया सिक्योरिटी रिलेटेड रिस्क, सिक्योरिटी रिलेटेड रिस्क। एक हो गया कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड रिस्क, कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज का, गुड्स एंड सर्विसेज का, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड रिस्क। ये डिवीजन मैंने इसलिए बताया ताकि आप पॉइंट्स को आसानी से लर्न कर सको मेरे बच्चों, क्योंकि हमें समझने के संग लर्न भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो इंस्टी के मैट में क्या लिख कर आओगे। तो सिक्योरिटी रिलेटेड रिस्क, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड रिस्क एंड अदर रिस्क। मैम ये क्या होता है, मैं नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए तो मैंने आपके लिए माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन बना के रखा है। माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन देखो और अपना दिमाग को एकदम ठंडा करो और लर्न करो, ठीक है। बस आपको दिमाग में ये 3 चीज याद रखना। मैम इसको कैसे याद रखे, हर एक ई कॉमर्स कंपनी को क्या क्या रिस्क हो सकते हैं वो हमें लर्न करना है। तो रिस्क क्या क्या हो सकता है किसको, कंपनी को। तो यानी कंपनी का शॉर्ट फॉर्म आप बोलते हो ना कंपनी, सीओएस, कंपनीज, सीओएस अपोस्ट्रोफी एस। तो मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म दे दिया सीओएस, कंपनीज। कंपनी का रिस्क कौन कौन सा हो सकता है, कंपनीज। कंपनी का रिस्क कौन कौन सा हो सकता है, कंपनीज। सी बोले तो कॉन्ट्रैक्ट वाला रिस्क, कॉन्ट्रैक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज का रिस्क, अदर रिस्क, और एस बोले तो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क। तो हो गया ना 3 रिस्क। अब इसके अंदर सब डिविजन है। सिक्योरिटी रिस्क क्या होता है भाई, प्राइवेसी रिस्क क्या होता है, अदर रिस्क क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड रिस्क क्या होता है। तो बहुत मजा आने वाला है। चलो आओ मेरे पीपीटी में, हम लोग एकदम इंजॉय करने वाले हैं, ठीक है। आ जाओ। अभी मेरा पीपीटी खोलने के पहले भी सिक्योरिटी रिस्क दिखा रहा था, ये सिक्योरिटी रिस्क है। चलो लेट अस स्टार्ट। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट, EIS चैप्टर नंबर 4 का कंटिन्यूएशन, 4th क्लास है आज, बहुत मजा आने वाला है। आ जाओ। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, सिक्योरिटी रिस्क क्या क्या हो सकती है। पहले तो आप बोलो एक कंपनी को 3 टाइप का रिस्क हो सकता है, कंपनीज रिस्क, COS, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड रिस्क, अदर रिस्क, एस बोले तो सिक्योरिटी रिलेटेड। तो हम लोग पहले सिक्योरिटी रिलेटेड रिस्क पढ़ रहे हैं। सिक्योरिटी रिलेटेड रिस्क क्या होता है, चलो मान लो आपने www.amazon.com खोला और आपने क्या किया ना, शॉपिंग करना स्टार्ट किया। क्यों शॉपिंग करना स्टार्ट किया, मान लो नया जो है ना कोई से दोस्ती हुआ है, ठीक है, नया कोई दोस्त बना है हमारा, नया कोई दोस्त बनी है हमारी, नया बना है या बनी है, आप देख लो अपने आप को, आप बनाओगे कि बनाओगी, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। तो अब नया गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है तो उसको इंप्रेस करने के लिए आपको गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा ना उन्हें। तो आपने क्या किया, ऑनलाइन ऑर्डर किया। चलो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं, मेरे फ्रेंड खुश हो जाएंगे और क्या पता फ्रेंड के दर्जे से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में प्रमोशन हो जाए, ठीक है। तो आपने स्टार्ट किया अमेजन साइट में लॉगिन करना और आपने क्या किया, प्रोडक्ट कार्ट में डाल दिया। मान लो कुछ भी गिफ्ट हैम्पर मंगवाया, आपके जो भी फ्रेंड को पसंद है आपने वो ऑर्डर कर दिया, ठीक है। चलो ऑर्डर तो कर रहे हो, पीछे देख रहे हो कहीं मम्मी तो नहीं देख रही है पीछे से हम क्या ऑर्डर कर रहे हैं, तो डर लग रहा है ना। तो यहाँ पे तो फिजिकल डर हो गया, मम्मी जब नहीं है, मम्मी जब बाजार गई हुई है तब आपने ऑर्डर कर दिया, ठीक है। लेकिन सिक्योरिटी यहां तक लिमिटेड नहीं है, पूरे इतने बड़े ई कॉमर्स वर्ल्ड में ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने जो ट्रांजैक्शंस किया है इसका प्राइवेसी नहीं मेंटेन्ड हो सकता है आपके ट्रांजैक्शंस जो है डिस्प्ले हो जाए, पब्लिक बन जाए। तो आप चाहते हो कि आपके सारे इंफॉर्मेशन, आप जो ट्रांजैक्शंस करते हो, आपके जो सारे इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहे, लीक आउट ना हो। आप चाहते हो ना कि आपके डेटा का प्राइवेसी मेंटेन रहे, आपके डेटा का इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, है ना। आपका जो डेटा है वो पर्सनल आपका डेटा है, आपका इंफॉर्मेशन आपका है, कोई और के पास नहीं जाना चाहिए। बट जब भी आप अमेजन को लॉगिन करते हो, आप तो लॉगिन आईडी पासवर्ड भी डालते हो, अपना आईडी बनाते हो, तो अपना पूरा डिटेल देते हो, एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ देते हो। तो अगर मान लो कि आपका पूरा डिटेल्स कोई और के पास चले जाए तो खतरा है कि नहीं। तो आप सबसे बड़ा रिस्क क्या हो गया, सबसे बड़ा रिस्क क्या हो गया, प्राइवेसी इश्यूज, है ना। सबको अपना प्राइवेसी चाहिए, सबको अपना प्राइवेसी चाहिए। जैसे आपने बोला कि मैं ये ऑर्डर कर रहा हूं, कहीं ये नहीं हो कि मैंने जो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सीक्रेटली सामान ऑर्डर किया है ये पब्लिक डिस्प्ले हो जाए, सबको पता चल जाए कि मैं क्या मंगा रही हूँ, मम्मी को पता चल जाए, पापा को, पड़ोसी तक बात पहुंच जाए कि मैंने गर्लफ्रेंड के लिए ऑर्डर किया है, तो सब आएंगे ना आपके पीछे डंडा लेके, हाँ कि ना, बताओ। तो प्राइवेसी इश्यूज हमेशा रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि आप अपना सारा इंफॉर्मेशन दे रहे हो कहां पे, एक ऑनलाइन वेबसाइट में अमेजन के। तो अगर वहां पे मान लो कुछ हैकिंग एंड ऑल होकर आपका डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी लीक हो गया, आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक आउट हो गया, तो आपका ट्रांजैक्शन क्या कॉन्फिडेंशियल रहेगा, प्राइवेट रहेगा, पर्सनल रहेगा, नहीं रहेगा। तो प्राइवेसी इश्यूज है कि नहीं, ठीक है। तो मान लो आपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए सामान इशू किया, तो आपको दिल में ये दुख लगा रहता है ना कि यार पता नहीं चल जाए, तो क्या नहीं पता चल जाए, आपका प्राइवेसी इश्यूज हर्ट हो जाएगा ना। और दूसरी चीज मैंने बोला आपका डिटेल्स भी नहीं पता चलना चाहिए, नेम एड्रेस फोन नंबर। अगर ऐसे ही सबको अपना नेम एड्रेस फोन नंबर बांटने लग जाओगे तो वो दिन दूर नहीं है कि चोर चुपके आपके फ्रेंड बोलकर आपके घर में आकर बैठे रहेंगे। तो प्राइवेसी इश्यूज आर वेरी मच एसेंशियल। तो सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि प्राइवेसी जो होता है कस्टमर्स का वो हैम्पर हो सकता है ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन से, है ना। डेटा इंटीग्रिटी जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डेटा कैन बी लीक्ड,
दूसरा सिक्योरिटी कंसर्न, सिक्योरिटी इश्यूज क्या है? मान लो मैंने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पापा का ले रखा है, उससे ट्रांजैक्शन किया, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए जो है वट एवर द केस में भी मैंने सामान ऑर्डर किया, तो अब क्या है ना, मैंने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स तो डाल दिया, और कितना बार होता है ना सेव इन का ऑप्शन आप सेव करके छोड़ देते हो, क्योंकि आप में भी रेकरिंग यूजर, आपको बार बार सामान ऑर्डर करना पड़ता है, तो बार बार क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का डिटेल्स कौन डालेगा? तो अच्छा है ना, साइट में सब कुछ स्टोर्ड है। तो मान लो कि आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का डेटा ले किसी के हाथ पड़ गया, ऐसा हो गया, मान लो वीक पासवर्ड सिस्टम है, वीक सिस्टम है, ये जो अमेजन का मैं एग्जांपल नहीं बोलूंगी मैं, कोई भी बोलो ऑनलाइन वेबसाइट आपने ऐसा चुना है जिसका ना कस्टमर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर सिक्योरिटी सिस्टम इज वेरी वीक, सो इन दैट केस इट इज हाईली पॉसिबल कि आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड क्लोन हो जाए। क्लोनिंग आजकल होता है बहुत ज्यादा, आपकी डिटेल को यूज करके दे आर यूजिंग, है ना, समझ में आ रहा है, दे आर हैकिंग इट या दे आर यूजिंग इट। तो आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज करके उन लोग आराम से मस्ती से परचेज करो, पापा को लग रहा है कि आपने परचेज किया है, पापा का अकाउंट डेबिट पे डेबिट हुए जा रहा है, और जबकि यूज आप नहीं करो कोई और बंदा कर रहा है, तो ये भी तो डर रहता है ना। सो ऑल दीज आर सिक्योरिटी कंसर्न। सो व्हाट आर द कंसर्न्स व्हेन यू आर डूइंग एन ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन? प्राइवेसी कंसर्न व्हिच इज टॉकिंग अबाउट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डेटा, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द कस्टमर्स डेटा, एंड सेकेंडली मैंने क्या बोला, सिक्योरिटी इश्यूज। सिक्योरिटी इश्यूज मतलब आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का कहीं क्लोनिंग तो नहीं हो रहा है, कहीं उसका डेटा लीक करके कोई अनऑथेंटिक ट्रांजैक्शंस तो नहीं कर रहा है। सो ऑल दीज आर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज और नॉट? टेल मी, ऑल दीज आर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज और नॉट? ठीक है, तो मैंने आपको सिक्योरिटी एंड क्रेडिट कार्ड इश्यूज भी बता दिया, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाला बात भी बता दिया। क्रेडिट कार्ड इश्यूज आपको समझ में आ गया, क्लोनिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है। फिर अब ध्यान से सुनना, आपने मान लो गर्लफ्रेंड के लिए सामान ऑर्डर किया, तो अच्छा देख के करोगे ना, ऐसे कोई से भी खरीद लोगे क्या सामान एरे गेरे नत्थु कहरे से? आप रजिस्टर्ड वेबसाइट में जाओगे, ऐसे वेबसाइट में जाओगे जहां पर आपको फुल कॉन्फिडेंस है, फेथ है, अमेजन में जाओगे, फ्लिपकार्ट में जाओगे, ऐसे कोई भी लुल्लू पुल्लू वेबसाइट में चले जाओगे क्या? समझ में आ रहा है? तो प्रॉब्लम ऑफ, और क्या चीज का प्रॉब्लम है? एनोनिमिटी का। एनोनिमिटी का भी तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ एनोनिमिटी। मतलब अगर यूजर जो है, कोई भी यूजर रैंडमली कोई से भी परचेज या सेल करेगा, तो हो सकता है वो फ्रॉडुलेंट हो, वो अच्छे यूजर्स ना हो, सो इन दैट केस आल्सो ई कॉमर्स विल सफर। आप जैसे मान लो फिजिकल शॉपिंग करने जाते हो, तो गली के कोई भी दुकान में चले जाते हो क्या? आप उसी दुकान में जाते हो जो दुकान आपको, जिसके बारे में आइडिया है, आप जानते हो कि उसका जो सेलर है बहुत ही अच्छा बंदा है और वो सामान सारी चीज अपने पास अच्छी रखता है ना। ऐसे कोई एनोनिमस सेलर के पास जाते हो कि सिनोनिमस के पास जाते हो, जो सिमिलर मतलब जिसको आप जानते हो? तो एनोनिमिटी ऑफ ट्रांजैक्शन इज ऑल्सो अ बिगेस्ट प्रॉब्लम हियर। तो इसीलिए बोला गया है, याद है मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था जब मैंने कंपोनेंट्स डिस्कस करवाया था कि जब भी ई कॉमर्स सप्लायर्स होते हैं ना, वेंडर्स होते हैं, चेक करके उन्हें रजिस्टर करना चाहिए अपना वेबसाइट में। तो आपको क्या लगता है, जेफ बेजोस जो अमेजन के मालिक, वो ऐसे ही एरे गहरे किसी को भी रजिस्टर्ड सेलर बोलकर अपना उसमें अलाउ कर देगा क्या वेबसाइट में सामान बेचने के लिए? ऑपरेशनल वायबिलिटी होना चाहिए, फाइनेंशियल वायबिलिटी होना चाहिए उस बंदे का, तभी वो सामान बेचने के लायक है। अपना ट्रेड लाइसेंस दिखाओ भैया, ऐसे नहीं बेचने देंगे आपको। ऐसे ही मैं स्पेस पे चला गया क्या? बेजोस स्पेस ट्रेवल करके आया ना, ऐसे ही चला गया क्या? नहीं ना, हमें पता है, हमें कॉन्फिडेंस है कि अमेजन के अंदर जितने भी रजिस्टर्ड सेलर्स है ना, वो लोग अच्छे ही होंगे, क्योंकि अमेजन ने उनका फाइनेंशियल वायबिलिटी, ऑपरेशनल वायबिलिटी, ट्रेड लाइसेंस सब कुछ चेक किया कि हाँ ये सारे जो ई कॉमर्स वेंडर्स है ना, ये लोग कोई एनोनिमस ई कॉमर्स वेंडर नहीं है, ये लोग अच्छे हैं, क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी ऑफ गुड्स रखते हैं, अच्छा क्वालिटी ऑफ सर्विसेज देते हैं, इनका वायबिलिटी है, इनके पास स्टॉक एडुकेट है, सब कुछ चेक करके तब तो सप्लायर को रजिस्टर करते हो, सेलर को रजिस्टर करते हो। सो और एक प्रॉब्लम यहाँ पे समझ में आ गया क्या ई कॉमर्स में? एनोनिमिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन। कोई ऐसा नहीं कि ऐसे वैसे ट्रांजैक्शंस, मतलब ऐसे वैसे वेबसाइट से करोगे तो हो सकता है कोई फ्रॉड के चक्कर में फंस जाओ, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एनोनिमस सेलर बोल लो या एनोनिमिटी ऑफ ट्रांजैक्शन बोलो, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। सिक्योरिटी रिलेटेड ही तो हो गया ये भी। इसके बाद मान लो आपने अमेजन में लॉग इन किया गर्लफ्रेंड के लिए सामान मंगाने, तो आपका जो पेमेंट वॉलेट था ना, उसमें ना 2000 रुपए थे, बट अभी कुछ नहीं दिखा रहे, 0 रुपीज, और आपका सारा पास जो डेटा था, पास ईयर का शॉपिंग था, पॉइंट था, सब उड़ गया। यानी पक्का आपका डेटा का क्या हुआ है? थेफ्ट हुआ है, चोरी हुई है आपके डेटा का, पक्का किसी ने अनऑथराइज एक्सेस किया है, आपका कॉन्फिडेंशियलिटी हैम्पर हुआ है, समझ में आया? या फिर आपके डेटा को चोरी कर कर किसी और ने ट्रांजैक्शन किया, तभी पेटीएम वॉलेट आपका खाली हो गया है, आपका अमेजन पे का बैलेंस खाली हो गया है। तो डेटा लॉस का भी तो डर है, डेटा लॉस हो गया, चोरी हो गया, लॉस हो गया सिस्टम एरर से, थेफ्ट हो गया आउटसाइड हैकर की वजह से, या फिर डुप्लीकेशन हो गया, क्लोनिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एटसेट्रा यूजिंग योर डेटा। सो डेटा लॉस, डुप्लीकेशन, थेफ्ट का भी तो डर है ना, ये ऑल दीज आर सिक्योरिटी कंसर्न्स। एनोनिमिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस, मैंने बोला एनोनिमिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, क्रेडिट कार्ड इश्यूज, डेटा लॉस, थेफ्ट, पायरेटेड कॉपी का प्रॉब्लम। मतलब मान लो मैंने एंड का टॉप ऑर्डर किया, मैं ब्लैक ड्रेस देख रही थी ना लास्ट क्लास,
तो मैंने ना एंड का ब्लैक ड्रेस ऑर्डर किया देखकर, बट अब पता है एंड की जगह एंड्स का ब्लैक ड्रेस आ गया, एंड्स ANDS, जो कि एंड वर्जन नहीं है, यानी रियल एंड का जो ब्रांड है उसका ड्रेस मेरे पास नहीं आया, कोई और एंड्स कंपनी का आ गया, विच इज अ कॉपी ऑफ एंड ब्रांड। तो ये सब बहुत होता है ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन में। जैसे कितना बार होता है ना, आप देखोगे फॉसिल, रैडो, ये सब बहुत महंगी महंगी वॉचेस की कंपनी है, वॉच घड़ी की कंपनी है। मान लो आपने देखा ना, जनरली मैं बोलूंगी ये सब वॉचेस 10,000 20,000 रुपए के नीचे का नहीं आता, बट मान लो दिखा रहे 1 0 हटा दिया, दिखा रहा मान लो 2 0 चलो हटा दिया, मान लो दिखा रहा है ना 100 रुपए में रैडो का वॉच, 200 रुपए में आपको दिखा रहा है फॉसिल का वॉच, ह्यूज डिस्काउंट गोइंग ऑन। तो ये सब पे बिलीव मत किया करो, ये सारे डुप्लीकेट माल है। अगर कोई भी अच्छा माल होगा ना रियल, तो ऑनलाइन प्राइस उनका लगभग सेम होगा टू द रिटेल प्राइस। जो आपके रिटेल आउटलेट्स में जो प्राइस होते हैं ना ये सब प्रोडक्ट के, वही प्राइस आपके ऑनलाइन में भी होंगे। अगर मैसिव डिस्काउंट है तो समझ जाना पक्का प्रोडक्ट आपको डुप्लीकेट आने वाला है, कुछ झोल झमेला होने वाला है। तो कभी भी ये सब पे बिलीव नहीं करोगे, समझ में? सो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ पायरेटेड वर्जन बीइंग गिवन टू यू इन केस ऑफ ऑनलाइन परचेज एंड सेल। हो सकता है ना डुप्लीकेट कॉपी आ जाए, डुप्लीकेट माल आ जाए। तो एनोनिमिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, पायरेटेड वर्जन, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं यहाँ पे, डेटा लॉस, डेटा थेफ्ट का डर रहता है, सिक्योरिटी क्रेडिट कार्ड इश्यूज का डर रहता है। फिर उसके बाद लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। इसका मतलब मान लो एक ऑथेंटिक यूजर होना जरूरी है ना। टेररिस्ट अगर क्या सामान मंगा रहे हैं ई कॉमर्स के जरिए, तो क्या वो ठीक है? क्या नहीं ठीक है। तभी तो आप जब भी रजिस्टर करवाते हो तो आपको क्या मांगता है? आपसे आपका डिटेल्स मांगता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका नेम, आईडी, पासवर्ड, सब कुछ पूछता है। आपको पूछता है कि नहीं पूछता है? बताओ। फोन नंबर आपका आता है, क्यों आता है? ताकि ये इंश्योर करने के लिए यूजर बंदा जो है ई कॉमर्स का वो ऑथेंटिक तो है ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई टेररिस्ट है वो यूजर बन गया। तो ऑथेंटिक यूजर होना जरूरी है, इसलिए तो बार बार आता है ओटीपी शेयर करो। जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हो बोलते हैं ना ओटीपी आता है, ओटीपी हैज बीन सेंट टू योर मोबाइल फोन, शेयर दैट ओटीपी। तो ये सब क्या चीज है? दीज आर द कंट्रोल मेजर्स व्हिच आर एंश्योरिंग कि जो सारे ट्रांजैक्शंस है वो आर बीइंग डन बाय एन ऑथेंटिक यूजर। यूजर इज नॉन ऑथेंटिक। नहीं तो अगर मान लो यूजर्स का डेटा अगर हैक होकर किसी ने ले लिया है, तो एक अनऑथराइज्ड यूजर जो है सारे ट्रांजैक्शंस को कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ द यूजर, एंड देन अनऑथराइज्ड यूजर में बी एन इलीगल हैकर। You know, hacker can be legal as well as illegal hacker. मैम इसका मतलब जो लीगल हैकर होते हैं ना, वो एक्चुअल में कंपनी उनको हायर करते हैं अपने कंपनी के लूप्स को जानने के लिए, लूप होल्स को जानने के लिए, ठीक है। तो वो अच्छा चीज है। लेकिन जो इलीगल हैकर्स होते हैं, लीगल हैकिंग का तो ट्रेनिंग होता है, स्कूल्स होता है जहां सिखाया जाता है, लेकिन इलीगल हैकिंग अच्छा चीज नहीं है। दैट इज अ क्राइम अंडर IT एक्ट, समझ में? और उसके लिए कोई स्कूल ऑफ ट्रेनिंग नहीं होता। क्लियर है? वो जो चोर चुक्के होते हैं उन लोग करते हैं इलीगल हैकिंग, समझ में आया? क्लियर है? तो ये सारे सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हो गए। बताओ अगर आएगा कि क्या क्या रिस्क है ई कॉमर्स बिजनेस में, आप नहीं बता पाओगे, आप नहीं बता पाओगे। सिक्योरिटी रिस्क में मैंने इतने सारे पॉइंट बोला, 5 भी लर्न करोगे तो चलेगा। तो कैसे याद रखना? मैम ने बोला था कि चलो गर्लफ्रेंड के लिए सामान ऑर्डर करना है, तो चलो अमेजन का वेबसाइट खोलते हैं, गर्लफ्रेंड के लिए सामान ऑर्डर करना है। तो पहला कंसर्न क्या आएगा? यार मेरा जो ट्रांजैक्शन मैं कर रही हूँ कॉन्फिडेंशियल तो रहेगा ना, लीकआउट तो नहीं होगा। दूसरा, यार डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स तो मेरे पास रहेगा ना, सिक्योरिटी इश्यूज, ठीक है। तो एक हो गया प्राइवेसी इश्यूज, दूसरा मैंने बोला सिक्योरिटी इश्यूज, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का क्लोनिंग तो नहीं हो जाएगा। तीसरा, कहीं मेरे पास जो मैंने सामान मंगाया पायरेटेड वर्जन तो नहीं आ जाएगा। चौथा, ये तो देख लो कि जो ई कॉमर्स वेंडर है वो उसका एनोनिमिटी नहीं है, वो कोई एरा गेरा नथु केरा नहीं है, रजिस्टर्ड है, अच्छा है, ठीक है। फिर उसके बाद यार मैंने जो ट्रांजैक्शन किया है उसका ऑथेंटिसिटी तो है, ठीक है, लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन तो नहीं है। उसके बाद मैंने क्या बोला? अचानक से खोला साइट, देखा कि पैसा उड़ गया, यार मेरा तो डेटा थेफ्ट हो गया, लॉस हो गया, डुप्लीकेशन हो गया, इसका भी डर। तो ऐसे याद रहेगा ना सारा पॉइंट। अब भूलोगे मुझे बताओ? इसके लिए कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं लर्न करना। कितना शॉर्ट फॉर्म लर्न करोगे? कितना शॉर्ट फॉर्म लर्न करोगे? पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये सब वर्ड से रिलेट करना है। मैम ने बोला था कि एक रिस्क है सिक्योरिटी से। सिक्योरिटी से क्या रिस्क है? चलो गर्लफ्रेंड के लिए सामान मंगाते, तो जैसे ही अमेजन का साइट खोला, सामान ऑर्डर करने लगे, मन दुख दुख करने लग गया कि किसी को पता तो नहीं चलेगा। तो यानी हमारा इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल, हमारा इंफॉर्मेशन, हमारा डेटा, सब कुछ हमारा प्राइवेट अफेयर है, तो उसको कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला? क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का डिटेल्स तो किसी के पास नहीं चला जाएगा, तो क्लोनिंग नहीं होना चाहिए। फिर मैंने बोला पायरेटेड वर्जन नहीं आना चाहिए। फिर मैंने और एक चीज क्या बोला कि जो ट्रांजैक्शन है और एक क्या प्रॉब्लम होता है, एनोनिमिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन वो नहीं होना चाहिए, डेटा लॉस, थेफ्ट, ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस नहीं होने चाहिए, एंड अटैक फ्रॉम हैकर्स नहीं होना चाहिए। बताओ लर्न हुआ कि नहीं? सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज चेक करो,
Are we through with this or not? Security related issues. Check it. Check it very quickly, guys. मैं आपको EIS से मोहब्बत करा के छोड़ूंगी, मेरा गारंटी है. कैसा लगा प्रेजेंटेशन? पक्का से मुझे बताना, ठीक है? मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ाई करने में? सब कुछ मुझे बताना. अभी नहीं, क्लास के बाद. क्लियर है यहां तक? फिर चलो, मैंने आपको और क्या बोला था? कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड रिस्क. कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड रिस्क क्या हो सकता है? ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो मैं एज अ यूजर, मैंने गर्लफ्रेंड के लिए सामान, मतलब मैं तो गर्लफ्रेंड के लिए, मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए सामान ऑर्डर किया, मान लो मैंने, या फिर आपने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सामान ऑर्डर किया, या लड़कियों ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए सामान ऑर्डर किया, वॉट एवर द केस में भी. तो ये जब सामान ऑर्डर किया ना, तो मुझे तो लगा था रजिस्टर्ड सेलर है, मुझे सामान मिल जाएगा, तो मेरा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस है वो भी डेबिट हो गया, पैसा लग गया और सामान आया ही नहीं. और फिर मैं फोन कर रही हूँ, यार मेरा सामान ही नहीं आया, क्या क्या बात है भाई? सामान बोला गया था कि कल ही डिस्पैच होकर डिलीवरी हो जाएगा, बर्थडे है मेरी फ्रेंड का, मुझे देना है, सामान ही नहीं आ रहा है, सामान ही नहीं आया, डिलीवरी नहीं हुआ. रेप्यूडिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अब वो सामने वाला बंदा बोल रहा है ऐसा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ ही नहीं है, आप मेरा पेज जाके चेक करो, ऐसा कुछ लिखा हुआ ही नहीं है. ऑनलाइन सर्विसेज ही हम लोग नहीं देते, ऐसा कुछ नहीं देते, हम लोग तो फिजिकल स्टोर्स है. रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ले फ्रॉड हो गया हमारे संग. बोला कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल, क्योंकि आपने टर्म्स एंड कंडीशन ढंग से शायद नहीं पढ़े. डिनायल ऑफ सर्विस, सेकंड प्रॉब्लम. मान लो आप जा रहे हो सर्वर में एक्सेस करो, बट सर्वर खुल ही नहीं रहे. जो आप जहां से आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है ना, बोला सर्वर का साइट खुल ही नहीं रहे. प्रॉब्लम हो रहा है. क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? मे बी वो सर्वर जैम हो रखा है, या तो बहुत सारे मल्टीपल यूजर्स उसको एक्सेस करे, या फिर सर्वर में वायरस घुस के बैठ गया है, ईमेल बॉम्ब्स घुस के बैठ गया है, ठीक है, फ्लडिंग हो गया पूरा. तो ये सब वजह से सर्वर एक्सेस नहीं हो रहा है, तो आपको सर्विसेज डिनाई हो गया ना. आपको इमीडिएट चीज जो है ऑर्डर करना ऑनलाइन, बट आप ऑर्डर ही नहीं कर पा रहे हो, सर्वर ही नहीं खुल रहा है, बिकॉज ऑफ मे बी ऑफ द जैमिंग ऑफ द नेटवर्क, या मे बी बिकॉज ऑफ अटैक बाय एनी वायरसेस, ई बॉम्ब्स एक्सेट्रा. तो ये सब वजह से आप सर्वर एक्सेस नहीं कर पा रहे हो. दैट इज कॉल्ड डिनायल ऑफ सर्विसेज. तो रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिनायल ऑफ सर्विसेज, ये सारे के सारे क्या है? कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड इश्यूज है ना. अब फिर जैसे मैंने आपको बोला एंड ब्रांड की जगह एंड्स ब्रांड आ गया, तो ऑब्वियसली वो क्वालिटी खराब ही होगा ना एंड्स ब्रांड का. ओरिजिनल ब्रांड तो एंड है, तो क्वालिटी इश्यूज रिगार्डिंग द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच हैज बीन डिस्पैच्ड टू मी. ठीक है, समझ में आ रहा है? अब फिर उसके बाद आपको पता है ये सारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, मान लो कि मैंने अभी बोला रेप्यूटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल दिया कि सामने वाले बंदे ने मुझे बोला कि ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशंस ही नहीं था कि हम लोग कल तक माल डिलीवरी करेंगे, आप झूठ बोल रहे हो. तो अब मैंने क्या किया? कोर्ट में केस फाइल किया अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर वेंडर. ठीक है, अब क्या होता है ना, जनरली बहुत बार ऐसा होता है कि कोर्ट ऑफ, ये सारे जो ट्रांजैक्शंस है सब किस में कवर्ड है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में. तो कितने बार कोर्ट ऑफ लॉ में ना इलेक्ट्रॉनिक चीजों का जो एविडेंसेस है उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है. दे आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग दिस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स एज अ लीगल एविडेंस, सो दे आर डिनाइंग इट. तो अब मैं क्या ना कोर्ट ऑफ लॉ में लीगल एविडेंसेस भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस किस में हुए हैं? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में. मेरे पास इसका कोई लीगल प्रूफ नहीं है कि मैं उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकती हूँ. समझ में आया? सो नॉन रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन इन द कोर्ट ऑफ लॉ, non-recognition of electronic transaction in the court of law. So these are goods and services related contractual problem. तो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड दो वर्ड, रेप्यूडिएशन एंड डिनायल ऑफ सर्विस. डिनायल में तो सर्वर ही नहीं एक्सेस कर पाया आप, वायरस के अटैक की वजह से, या कुछ भी हो गया, जैमिंग हो गया, फ्लडिंग हो गया एक्सेट्रा. क्वालिटी इश्यूज तो आपको पता है, कितनी बार हमारे संग ऐसा होता है. हम फोटो देखकर ऑर्डर करते हैं. मान लो मैंने, पता है, एक ना कुछ टाइम पहले मैंने एक वॉल हैंगिंग क्लॉक ऑर्डर किया था. ठीक है, वो वॉल हैंगिंग क्लॉक बहुत सुंदर बड़ा सारा दिख रहा था एकदम, लेकिन जब आया ना इतना सा आया. ठीक है, और उसका जो प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन था दैट वाज नॉट गिवन, तो मैंने स्पेसिफिकेशन चेक भी नहीं किया था. तो क्वालिटी इश्यूज हुआ ना. जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वैसा कितनी बार नहीं होता है, क्वालिटी खराब हो जाता है, या एक्सपायरी प्रोडक्ट आ गया. ऐसा हुआ है मेरे साथ. मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, शॉपर स्टॉप से मैंने कॉस्मेटिक आइटम्स मंगवाए थे, लेकिन वो सारे के सारे एक्सपायरी आ गए थे. क्वालिटी इश्यूज आर ऑलवेज देयर इन ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन. और फिर उसके बाद हम लोग इसको क्या कर सकते हैं ना, लीगली लेकर भी नहीं जा सकते एज अ फॉर्म ऑफ एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बिकॉज दे आर नॉट ऑथेंटिकेटिंग द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स. उसका कोई फिजिकल रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, और इनका कोई भरोसा नहीं है ना. ये क्या होता है, ये सब डिलीट हो जाएंगे वेबसाइट से. मान लो टैंपरिंग कर दिया किसी ने, उसके संग छेड़छाड़ कर दी, तो जो रिकॉर्ड्स है वो सब हट जाएंगे. ठीक है, सो दीज आर द रिस्क रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड.
अब अदर रिस्क भी है क्या मैम? हाँ, अदर रिस्क तो और भी इजी है, मैं बोलूंगी। अदर रिस्क क्या हो देखते हैं। अदर रिस्क क्या है? बहुत इजी। अदर रिस्क में आओ। अदर रिस्क आपको पता है कितना बार ऐसे होता है, मान लो कि मैंने ऑर्डर किया ये सोच कर कि ना हमारे पास सामान कल डिलीवरी हो जाएगी विद इन 24 आवर्स, बट 48 आवर्स लग गए, 72 आवर्स लग गए। तो ऐसा भी तो होता है ना, कितना बार डिले हो जाता है गुड्स के डिलीवरी में। और ऐसा जनरली पता है कब होता है? जब हम लोगों ने ना कहीं दूर से माल खरीदा। मान लो मैं इंडिया में बैठी हूं, मैंने अमेरिका में ऑर्डर किया, अमेरिकन कंपनी से खरीदा है, जो अमेरिका में जिसका स्टोर है। तो अब आप इंस्टेंट डिलीवरी का तो एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो, तो डिले इन गुड हो जाता है, क्योंकि ट्रांजिट में कुछ भी हो सकता है। और ये जो ई कॉमर्स वेंडर है ना, इनका बहुत हिडन कॉस्ट होता है। अगर इतने लॉन्ग डिस्टेंसेस में उन लोग गुड्स को डिस्पैच करवाएंगे तो आपको नहीं पता कोरियर सर्विसेज कितना ज्यादा लगेगा। इफ यू आर कवरिंग 2 nations, if you are covering dispatch between 2 nations, so these are referred to as hidden cost, delivery cost between 2 geographical boundaries, which is very high in case of what transactions? In case of cross border transactions, delay in goods. उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम। इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम मतलब मैंने आपको बोला था फर्स्ट क्लास में कि एक ई कॉमर्स कंपनी का बैकबोन क्या है? कोरियर सर्विसेज। तो अगर कोरियर सर्विसेज फेल होता है तो ई कॉमर्स विल फेल बैडली। अब कोरियर सर्विसेज का सक्सेस किस में डिपेंड करेगा? कोरियर सर्विसेज किसको यूज करे? फिजिकल रोड्स, रेलवेज, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करे ना, कस्टमर्स को माल डिलीवरी करने के लिए, गुड्स डिलीवरी करने के लिए। अब मान लो कहीं पे रोड की खुदाई चल रही है, अब मान लो कहीं पे जो ब्रिज यूज करते थे वो ब्रिज गिर गया, तो अभी क्या हो रहा है? प्रॉब्लम हो गया ना। अब जो डिलीवरी होना चाहिए था 1 डे में, उसके लिए हो सकता है टाइम लग रहा है 2-3 दिन। फ्लड आ गया, मान लो रेनफॉल, और रेनफॉल की वजह से वाटर लॉगिंग हो गया, जो कि बहुत कॉमन है इंडिया में, रास्ते जो है भर जाते हैं। तो इन दैट केस हमारा जो कम्युनिकेशन, हमारा जो डिलीवरी प्रोसेस है पूरा डिसरप्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। बट यही अगर मैं डेवलप्ड कंट्रीज की बात करूं, अमेरिका में क्यों इतना ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस पॉपुलर है? व्हाई दे डोंट बिलीव इन फिजिकल शॉपिंग, एवरीवन इज केटरिंग टू द ई कॉमर्स। व्हाई? वहां पे ई कॉमर्स का नेटवर्क इतना क्यों डेवलप है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर इज रनिंग वेरी स्मूथली। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम वहां नहीं है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इंडिया का थोड़ा पुअरली डेवलप्ड है, जिसके ऊपर अभी भी मोदी जी बहुत एफर्ट्स करे कि हमारा इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाए। तभी तो अभी सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज को, स्टेट्स को, सबको कनेक्ट किया जा रहा है बड़े बड़े हाईवेज के संग। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है ना अदर रिस्क में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होगा, कोरियर सर्विसेज खराब होगा, कोरियर सर्विसेज खराब होगा तो डिलीवरी ऑफ गुड्स खराब होगा, टाइम होगा, डिले होगा, उसमें कस्टमर का सर्विसेज खराब होगा, कस्टमर रेटिंग्स खराब देंगे, ई कॉमर्स का पूरा बिजनेस ठप होगा, खराब होगा। So infrastructure is also the greatest problem. तो डिले इन गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, याद रहेगा दोनों। फिर इसके बाद ना कोई पर्सनल टच नहीं है, और ना ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस आप बिना इंटरनेट के अवेलेबिलिटी के हिट नहीं कर सकते। आपको एनी टाइम इंटरनेट एक्सेस होना जरूरी है, तभी आप ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और कोई पर्सनल टच नहीं है ना यहाँ पे। देयर इज नो पर्सनल शॉपकीपर हु इज एक्चुअली डूइंग द एडवर्टाइजमेंट फॉर यू। हम लोग जैसे मान लो स्पेशली और इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगी कि कोई जो बड़े बड़े कॉस्टली आइटम्स होते हैं ना, ज्वेलरी आइटम्स एंड ऑल, ये तो कभी भी ई कॉमर्स में बिकेंगे ही नहीं, क्योंकि उसके लिए हमें पर्सनल टच चाहिए, और इतना तो एक्सपेंसिव सामान है और ऊपर से वहां पर्सनल टच चाहिए। हम लोग ज्वेलरी शॉप में खरीदने जाते हैं ज्वेलरी, तो हम क्या चाहते हैं कि हमें जो सेलर है वो समझाए कि ज्वेलरी का क्या वैल्यू है, इसके डायमंड्स कैसे हैं, कौन सा रेटिंग है डायमंड का, गोल्ड का क्या है, 24 कैरेट है, 22 कैरेट है, फिर उसको पहन के देखना चाहते हैं। तो पर्सनल टच होना जरूरी है। वैसे ही साड़ी की दुकान में लड़कियां चाहती है कि जो सामने वाला है वो हमें साड़ी पहन कर देखने दे, हमें अलाउ करे कि हम साड़ी पहन पहन के देखें हमें हमारे पे कौन सा जच रहा है। तो कितना बार ई कॉमर्स इसलिए फेल करता है ये सब टाइप के गुड्स में, जहां पे पर्सनल टच होना जरूरी है। तो इसलिए आप देखोगे जनरली लोग ऑनलाइन साड़ीज खरीदना प्रेफर नहीं करते, ऑनलाइन ज्वेलरीज खरीदना प्रेफर नहीं करते, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ पर्सनल टच एंड ऑल्सो इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी इज वेरी मच एसेंशियल फॉर ई कॉमर्स। सो दीज आर द ग्रेटेस्ट रिस्क इन द ई कॉमर्स। अदर रिस्क, इंटरनेट होना जरूरी है। इंटरनेट अगर नहीं है तो आप ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे। कितना बार होता है ना, इंटरनेट पुअर चल रहा है, स्लो कनेक्शन दिखा रहा है, तो मान लो आपने पेमेंट कर दिया बट दिखा रहा है पेमेंट नहीं हुआ, फिर वो आप साइट में दिखा रहे हैं क्योंकि आपके सर्वर में प्रॉब्लम था, आपने दोबारा पेमेंट कर दी तो 2 बार पेमेंट चला गया। फिर बैठे रहो कस्टमर केयर में कॉल करते रहो कि यार सर 2 बार पेमेंट चला गया, आप कुछ करिए, हमारा पेमेंट रिफंड करिए। 2-3 दिन 4 दिन, कितने बार तो महीने लग जाते हैं, आपके पैसे रिफंड ही नहीं आते। तो ये सब झमेला है ई कॉमर्स में। लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल्स। व्हाट इज लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल? मतलब ना इतने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, वॉल्यूमिनस ट्रांजेक्शन। आपको पता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इज सो वाइड, multiple users are actually accessing the e-commerce website instantly। तो कितने सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वॉल्यूमिनस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। अब सबका प्रॉपर्ली रिकॉर्ड रखना इज वेरी एसेंशियल।
बट कितना बार होता है ऐसा कि जो डेटाबेस है ना उसमें इतनी जगह ही नहीं होती कि वो सारे ट्रेल्स को मेंटेन कर रखे कस्टमर के। कस्टमर ने जैसे वेबसाइट खोला अगर कुछ सर्च भी करते हैं ना तो वो भी स्टोर हो जाना चाहिए, सेव हो जाना चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। और कितना बार ना लोग इससे टैंपरिंग एंड ऑल करते हैं डेटा से, तो प्रॉपर ऑडिट ट्रेल मेंटेन ही नहीं होता है। जैसे मान लो मैंने सामान ऑर्डर किया और मैंने लिख दिया कि द पर्टिकुलर प्रोडक्ट विच आई एम ऑर्डरिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू माई स्पेसिफिकेशन, और मैंने कुछ स्पेसिफिकेशन लिख दिया, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये मैंने फीड कर दिया, बट क्या हुआ ना, मेरा ऑर्डर तो प्लेस हो गया, बट जो मैंने एक्स्ट्रा फीडबैक कमेंट दिया ना, एक्स्ट्रा रिमार्क्स दिया, वो मेरा सेव नहीं हुआ, मेरे ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर्ली लोकेट नहीं किया गया डेटाबेस में, तो मेरे पास सामान आ गया विदाउट माय स्पेसिफिकेशन। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मुझे ये सामान नहीं चाहिए, मैंने रिटर्न ऑर्डर प्रोसेस किया, बट अब वो वहां पे लिखा हुआ था नॉन रिटर्नेबल, तो अब वो लोग बोल रहे हैं मैं रिटर्न नहीं लूंगा, बट मैं बोल रही हूँ कि स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है ये प्रोडक्ट। तो अब एक चीज बताओ, मैं अब इस चीज का एविडेंस कहां से दूं? अब वो तो डेटाबेस में स्टोर ही नहीं हुआ ना, मैंने जो एक्स्ट्रा फीडबैक दिए थे, कमेंट दिए थे, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल, बिकॉज ऑफ द वॉल्यूमिनस ट्रांजैक्शन, सम ऑफ द records of the customer are not saved or they are tampered or they are destroyed। तो प्रॉपर ऑडिट ट्रेल होना भी जरूरी है, और ये नहीं होने से हमें प्रॉब्लम होता है कस्टमर को। ई कॉमर्स कस्टमर्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम। क्लियर है? सो दीज आर द रिस्क इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन ई कॉमर्स बिजनेस व्हिच इज वेरी इजी। एक बार हम लोग फटाफट पूरा रिवीजन करेंगे स्टार्टिंग से। मैंने आपको बोला कि हर एक कंपनी को रिस्क होता है अगर वो लोग ई कॉमर्स के जरिए परचेज सेल कर रहे हैं, तो कंपनीज को रिस्क होता है, यानी कि कंपनीज का शॉर्ट फॉर्म मैंने बोला COS। सी मतलब हो गया कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेटेड रिस्क ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओ अदर रिस्क हो गया, और फिर मैंने बोला S यानी सिक्योरिटी रिस्क। अब जैसे सिक्योरिटी रिस्क मैंने बोला, दिमाग में घंटी बज गई, दिमाग में बत्ती जल गई, मेंटोस खाया, दिमाग की बत्ती जल गई और याद आ गया सिक्योरिटीज इश्यूज में क्या क्या होगा। मैम ने एग्जांपल दिया था कि मुझे ना कुछ ऑर्डर करना है अपने फ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए, तो मैंने वेबसाइट खोला, यार ऑर्डर तो कर रहे हैं, कहीं मम्मी पापा को पता तो नहीं चल जाएगा ये सब चीज, तो प्राइवेसी ऑफ द कस्टमर्स इंफॉर्मेशन, डेटा, देयर ट्रांजैक्शंस, सब कुछ जरूरी है, सिक्योरिटी इश्यूज। फिर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का डिटेल तो डाल रहे, कहीं कोई इसको चोरी करके कोई और ट्रांजैक्शन नहीं कर ले पापा का अकाउंट से, नहीं तो पापा बेचारे इतना मेहनत करके कमाते हैं, उनका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोनिंग प्रॉब्लम ऑफ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड इश्यूज वो। फिर उसके बाद हम लोग ये जो सामान खरीद रहे हैं जिससे वो आदमी भला तो है, कोई फालतू आदमी तो नहीं है, तो क्या चीज का डर रहता है मन में, कोई एरा गेरा नथु केरा तो नहीं बेच रहा है। प्रॉब्लम ऑफ एनोनिमिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, कहीं एंड की जगह एंड्स का टॉप तो नहीं आ जाएगा, पायरेटेड कॉपी वर्जन, डुप्लीकेट वर्जन, हम लोग तो डिस्काउंट देके खुश हो रहे, कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट तो नहीं दे दिया जाएगा, ठीक है। अरे यार कोई हैकर तो नहीं है जो आ जाएगा और पूरा एक्सेस कर लेगा इंफॉर्मेशन को, तो ये हैकिंग का डर दोनों साइड से, कहीं क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियल डेटा ना लीक हो जाए, है ना, और कहीं ई कॉमर्स वेंडर का जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो ना लीक हो जाए। इसके ऊपर आगे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो ये सारे हो गए सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज, और ऑथेंटिक यूजर होना जरूरी है, कोई टेररिस्ट तो नहीं है जो कर रहा है, तो उसके लिए तभी तो ओटीपी एंड ऑल दीज कंट्रोल्स आर सेट इन ऑर्डर टू एंश्योर कि द यूजर्स आर ऑथेंटिक ऑफ द ई कॉमर्स। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेटेड रिस्क। उसमें मैंने आपको क्या बोला, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेटेड रिस्क, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने जो सामान ऑर्डर किया वो आया ही नहीं मेरे पास, रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर मान लो सर्वर का डाउन टाइम चल रहा है, सर्वर एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, वायरस उसको पूरा कब्जा में ले रखा है अपने, सो डिनाइल ऑफ सर्विस। हम जितना बार सर्वर को एक्सेस करें सर्वर खुल ही नहीं रहे, क्योंकि सर्वर जैम हो रखा है, फ्लडिंग हो रखा है, वहां पे ईमेल बॉम्ब्स हो रखे हैं, वहां पे वायरसेस हो रखे हैं, क्वालिटी तो खराब नहीं है जो मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया उसका। और फिर अगर मान लो मेरे से कुछ फ्रॉड हुआ है तो मैं उसको कोर्ट ऑफ लॉ में एज अ लीगल एविडेंस कैसे प्रोड्यूस करूंगी, क्योंकि उसका नॉन रिकॉग्निशन है, बिकॉज दे आर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला अदर रिस्क में मैंने आपको क्या बोला, अरे यार सबसे बड़ा रिस्क तो ये है ना कि अगर अमेरिका से ऑर्डर किया है तो डिलीवरी टाइम पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और प्लस जो सामने वाला कंपनी है उसका सोचो कितना कॉस्ट लग रहा है, एक छोटे से सामान के 500 रुपए के सामान के लिए कोरियर चार्जेस उससे डबल लग गया उसका, क्योंकि इतना डिस्टेंस इन्वॉल्व है। सो दीज आर द हिडन कॉस्ट व्हिच मे नॉट बी सपोर्टेड टू द ई कॉमर्स वेंडर if the product which we are ordering is very small valued। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, क्योंकि पूरा सक्सेस कोरियर पे डिपेंडेंट है, कोरियर इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट है, तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन विल डिपेंड अपॉन कोरियर सर्विसेज, फास्ट डिलीवरी विल डिपेंड अपॉन कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर, which if in case is poor then the entire e-commerce will suffer। ई-कॉमर्स और एम कॉमर्स पर्सनल टच नहीं है, इंटरनेट नहीं होगा तो होगा नहीं, ऑडिट ट्रेल नहीं होगा, तो आपको मैंने पूरा बताया अभी क्या क्या चक्कर हो सकते हैं। क्लियर है यहां तक? सो दीज आर द रिस्क। तो अब ये ई कॉमर्स और एम कॉमर्स रिस्क आपको जो दिखाई दे रहा है, इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए हमें क्या इंश्योर करना चाहिए कि कहां कहां हम कंट्रोल्स लगाएं, क्या क्या कंट्रोल्स लगाए और कहां कहां कंट्रोल्स लगाए।
जब भी आप ई कॉमर्स के जरिए बिजनेस करोगे ना, आपको इंश्योर करना चाहिए कि प्रॉपर कंट्रोल इज रिक्वायर्ड टू बी एनफोर्स्ड इन द सिस्टम. In the absence of the control, the e-commerce is going to fail badly. It is going to fail badly. जैसे हर एक कंपनी में अगर मान लो आप ई कॉमर्स नहीं भी करो तो भी हम लोग बोलते हैं ना कंट्रोल होना चाहिए. इंटरनल कंट्रोल के बारे में पढ़े हो ना, इंटरनल कंट्रोल होना जरूरी है. इंटरनल कंट्रोल आपको हेल्प करता है. इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए. इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इंटरनल कंट्रोल होना जरूरी है, क्योंकि हेल्प करता है. दिस इज अ प्रोसेस व्हिच अश्योर्स यू दैट द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड इन एन ऑपरेशनल एंड इफेक्टिव मैनर. इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर है ना. सो दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल कंट्रोल. तो इंटरनल कंट्रोल इन ई कॉमर्स बिजनेस कहां कहां होना चाहिए? पूर्वी के अंदर होना चाहिए. पूर्वी कौन है? पूर्वी वो ब्यूटीफुल लेडी है जिसके अंदर सारे रहस्य छुपे हुए ई कॉमर्स के. ई कॉमर्स का कंपोनेंट छुपा हुआ था. पूर्वी ने ही तो समझाया था डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स. याद है ना पूर्वी जी? ठीक है. तो पूर्वी मेरे को बताएगी कि कंट्रोल कहां का होना चाहिए. कंट्रोल्स कहां का होना चाहिए? पेमेंट गेटवे में होना चाहिए, यूजर्स में होना चाहिए, वेंडर्स में होना चाहिए. ठीक है. और फिर उसके बाद क्या क्या था बताओ? पूर्वी में नेटवर्क था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, ये सब जगह कंट्रोल होने जरूरी है. तो पूर्वी का जो एलिमेंट्स है ना, वहीं पे हर जगह कंट्रोल होने चाहिए. तो मैं आपको दिखाती हूं. ये रहा कंट्रोल्स. कंट्रोल्स कहां का होना चाहिए? चेक द नेक्स्ट स्लाइड ऑफ माई पीपीटी. गाइस चेक द नेक्स्ट स्लाइड ऑफ माई पीपीटी. ठीक है. पूर्वी का यू क्या था बताओ मुझे? पूर्वी का यू क्या था? यूजर था. वी क्या था? वेंडर था. डब्ल्यू क्या था? वेब पोर्टल था. आई क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर था. और पी क्या था? पेमेंट गेटवे था. याद है ना? हाँ मैम याद है. आपने इतने अच्छे से पढ़ा है, भूल कैसे सकते हैं? याद है सब कुछ. ठीक है. तो ये सारी जगह कंट्रोल होने जरूरी है. तो यानी यूजर था ना, वहां यूजर के ऊपर क्या कंट्रोल लगा है? आपको पता है क्यों बोला जाता है कि आप अपने जो पासवर्ड सेट करते हो ना, उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करो. इनफैक्ट जो बड़े बड़े ई कॉमर्स एम कॉमर्स कंपनीज होते हैं ना, वो लोग तो स्पेसिफिकली अपने एम्प्लॉइज को गाइडलाइंस दे रखे हैं कि एवरी 30 डेज के अंदर यू नीड टू चेंज योर पासवर्ड. अपने आप मतलब पासवर्ड चेंज होता है. इट्स ऑटो जनरेटेड. और नहीं मतलब अपने आप नहीं होता है तो मतलब आपको बार बार ऐसे फ्लैश एंड पॉप इन करके दिखाएगा चेंज योर पासवर्ड, चेंज योर पासवर्ड. तो ऑलवेज कीप एन हैबिट ऑफ फ्रीक्वेंटली चेंजिंग योर पासवर्ड. अपने पासवर्ड को फ्रीक्वेंटली चेंज करो. और फिर अगर आपने एक सीए फॉर्म में काम किया तो आपको ये बिल्कुल पता होगा कि, और जो बड़े बड़े बिग फोर्स होते हैं, कोई भी आपने अगर प्रैक्टिकल नॉलेज एक्वायर किया, इंडस्ट्री में कहीं काम किया, तो आपको पता होगा जितना अच्छा इंडस्ट्री, जितना अच्छा फॉर्म है जहां पे आपने काम किया, कहीं पे भी आप देखोगे, आप जब भी एक कंपनी में घुसते हो, आप फिर वहां पे उसका कंप्यूटर में लॉग इन करते हो अपना लॉग इन आईडी पासवर्ड डाल के एम्प्लॉय का, या फिर अपना जो कार्ड्स होता है उसके थ्रू स्कैनिंग करके करते हो, या फिंगरप्रिंट के थ्रू करते हो, अदर मेथड्स होता है. कभी भी आप देखोगे ना वहां पे उन लोग आपको सोशल मीडिया जो होता है, सोशल वेबसाइट्स, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सब बोलते हैं एक्सेस नहीं करो. यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस ऑल दीज सोशल वेबसाइट्स. यू नो व्हाई? क्योंकि इंफॉर्मेशन हो सकता है लीक हो जाए. कैसे लीक हो जाएगा इंफॉर्मेशन? क्यों नहीं हो सकता? आप इंटरनेट यूज करके एक्सेस करो. इंटरनेट वाईफाई से चलता है. वाईफाई में वायरस घुसा यानी आपके इंटरनेट में घुसा, आपके इंटरनेट में घुसा यानी आपके कंप्यूटर में घुसा, आपके कंप्यूटर में घुसा यानी आपके इंफॉर्मेशन को क्या किया? लीक आउट कर दिया. डुप्लीकेशन, थेफ्ट ऑफ लॉस, टैंपरिंग ऑफ डेटा, हैकिंग, वायरस छोड़ दिया, कुछ भी हो सकता है. तो ये सारे कंट्रोल्स लाना जरूरी है ना, कि अपने एम्प्लॉय को, यूजर्स को ट्रेन करो कि दे शुड फ्रीक्वेंटली कीप एन हैबिट ऑफ चेंजिंग देयर पासवर्ड्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर डेटा फ्रॉम बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड. डेटा इंटीग्रिटी इंश्योर करने के लिए, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करने के लिए ये सब जरूरी है कि नहीं बताओ? तो क्या क्या कंट्रोल्स होना चाहिए? अब देखो, अब मैं अगर ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से बात करूं तो यूजर्स में क्या क्या कंट्रोल, जैसे मैंने आपको अभी कुछ ही टाइम पहले बोला था ना कि जैसे हम लोग, जैसे मैं एज अ यूजर, मैं अमेजन में लॉग इन की तो बोलते हैं ना आईडी पासवर्ड डालो. तो ये क्यों आईडी पासवर्ड डाल रखा है? फिर कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे तो बोलता है एक ओटीपी गया आपके मोबाइल फोन में, ओटीपी शेयर करो. तो ये ओटीपी का झमेला क्यों? हम लोग को लगता है ये ओटीपी का बहुत बड़ा झमेला है, बार बार ओटीपी दो, ओटीपी दो, ओटीपी दो. और फिर कितना बार देखते हैं कि मान लो रजिस्टर किया हुआ मेरी मम्मी का मोबाइल फोन, मम्मी है नहीं घर पे, तो मैं ऑर्डर नहीं कर पाऊंगी, फोन ओटीपी तो मम्मी के फोन में आएगा. तो ये क्यों? तो टू एंश्योर कि जो यूजर है ना ये ऑथेंटिक यूजर है, कोई अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस नहीं कर रहा आपके अकाउंट को, और आपका जो आईडी पासवर्ड चुरा के कहीं एक्सेस तो नहीं कर रहा है.
समझ में आ रहा है? जैसे मैंने बोला टेररिस्ट ने, मान लो टेररिस्ट आपका यूजर आपका आईडी पासवर्ड हैक कर लिया, आपका डिटेल्स हैक कर लिया और आपके बेसिस में ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया ना। तो इसी वजह से जो ई कॉमर्स कंपनी है ये लोग ओटीपी वाला क्राइटेरिया ले रखे हैं। तो कैन आई से दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंट्रोल्स which is set by the e-commerce company to ensure to validate that the user which is actually using the e-commerce platform is an authentic user, is a legal user। तभी तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, कितनी जगह तो ये सब भी डिटेल सबमिट करने पड़ते हैं, फोटो सबमिट करना पड़ता है, बहुत सारी डिटेल सबमिट करते हैं, डिपेंड्स वेरीज फ्रॉम ई कॉमर्स कंपनीज टू कंपनीज। सो दैट इज कॉल्ड यूजर के ऊपर कंट्रोल। तो यूजर के ऊपर कंट्रोल आप क्या लिखोगे? In order to ensure कि यूजर इज ऑथेंटिक, OTP and all these things are used, आधार कार्ड का डिटेल सेंड करना पड़ता है कि कोई अनऑथराइज्ड यूजर तो नहीं है जो अकाउंट को एक्सेस कर रखा है, हैक कर लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद सेलर, बायर, मर्चेंट, इनके ऊपर क्या कंट्रोल सेट करना चाहिए, मतलब इस एरिया में क्या कंट्रोल होना चाहिए। जैसे मान लो कि आपने ऑनलाइन वेबसाइट खोला, आपने एक सेलर को टिक किया, ये ड्रेस बहुत पसंद आया, तो आपको ना एंड ब्रांड का आइडिया नहीं था, आप नया नया जो एंड ब्रांड के बारे में जान रहे हो और आपको एक बहुत सुंदर सा ड्रेस खरीद कर जाना है पहनकर अपनी फ्रेंड की पार्टी में। तो मान लो वो ड्रेस दिखा रहा है 5000 का, बट यू नो रियल आप एंड के आउटलेट में जाओगे तो वो ड्रेस 1000 का है या 1500 का है, तो इतना ज्यादा दाम। तो आप एज अ यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड बी अवेयर ना कि अगर ऑनलाइन प्राइस ये है तो एक्चुअल मार्केट में इसका प्राइस कितना होना चाहिए, फिजिकल शॉप में इसका प्राइस कितना होना चाहिए। तो प्राइस कैटलॉग के बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए। सेम गोज विद द सेलर, है ना। और फिर ऐसा नहीं है कि कोई अननेसेसरी डिस्काउंट एंड ये सब कुपनिंग को आप उसके ट्रैप में आ जाओ। जैसे मैंने अभी आपको बोला फॉसिल की जो घड़ी है 10,000 की घड़ी मान लो सेल लगाकर दिखा रहे 100 रुपए में, तो पक्का वो फ्रॉड ही है। 10,000 का घड़ी आपको कोई 100 रुपए में कैसे दे सकता है, इम्पॉसिबल। तो ये जो अननेसेसरी डिस्काउंट एंड प्रमोशनल स्कीम है ना, इस पे आप भरोसा मत करो, ये फ्रॉड हो सकते हैं। तो ये सब चेक करो कि ये सब जो प्रमोशनल स्कीम्स है दे आर जेन्युइन। हाँ 5% 10% डिस्काउंट आर जेन्युइन, बट स्ट्रेट अवे 99% डिस्काउंट दैट इज क्वाइट इनजेन्युइन, यानी पक्का आपको डुप्लीकेट आइटम चिपकाने वाला है सामने वाला। समझ में आया? और फिर ये भी चेक कर लो कि प्रोडक्ट रिटर्न का फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं, और वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन लोग को लिख देना चाहिए। तो आप कितने बार देखते हो कॉस्मेटिक आइटम हम लोग ऑर्डर करते हैं तो वहां क्लियरली लिखा रहता है नॉन रिटर्नेबल, रिटर्नेबल। नॉन रिटर्नेबल मतलब रिटर्न नहीं हो सकता। तो ये सारे कंट्रोल सेट करने जरूरी है। तो अगर आप ई कॉमर्स सेलर हो तो आपको क्लैरिटी देना चाहिए अपने कस्टमर को प्राइस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, क्वालिटी के बारे में। तभी तो आप जब भी ई कॉमर्स का वेबसाइट खोलोगे, मैंने आपको इतनी बार दिखाया, पूरा प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ रहता है। ड्रेस मंगा रहे हो क्वालिटी दिया रहता है, विस्कस है, कॉटन है, सिल्क है, सारे मटेरियल लिखे रहते हैं, प्राइस लिखे रहते हैं, डिस्काउंट लिखे रहते हैं, है ना। और क्या लिखे हुए रहते हैं, मैंने बोला आपको प्रमोशनल आइडियाज लिखे हुए रहते हैं, रिटर्न पॉलिसी लिखा रहता है, अलग से रिटर्न का प्राइवेसी पॉलिसी का पेजेस रहता है। तो ये हो गया सेलर का कंट्रोल। बायर को क्या होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए ये सब चीजों के बारे में, ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। अगर 99% डिस्काउंट है पक्का फ्रॉड कंपनी है। तो ये सारे कंट्रोल्स है जो कि होना जरूरी है। और सर्विस प्रोवाइडर जो है ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, उस ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर है, वो सब के ऊपर भी कैसे कंट्रोल होगा। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने सीओडी ट्रांजैक्शंस बोला, तो कैश ऑन डिलीवरी ट्रांजैक्शंस जो हो रहा है, कितना बार आपको पता है उसका कोई ट्रैकिंग ही नहीं होता। कस्टमर ने मान लो कैश पे कर दिया डिलीवरी बॉय को, डिलीवरी बॉय खुद ही लेकर चंपत, या मान लो कस्टमर ने ही नहीं पे किया, सामान ले लिया, तो इसका भी तो ट्रैकिंग होना चाहिए ना। ऐसा कोई सिस्टम लगाओ अपने उसमें सॉफ्टवेयर में कि उसका ट्रैकिंग हो सके। नहीं तो सीओडी ट्रांजैक्शन को ट्रैक नहीं करोगे तो बहुत सारे e-commerce companies have failed badly because of the lack of the tracking mechanism of the COD transaction। तो ये सारे कंट्रोल होने चाहिए ये सब जगह। तो सेलर, बायर, मर्चेंट, मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट कैटलॉग, प्राइस, क्वालिटी, रिफंड इश्यूज, और फिर उसके बाद मैंने बोला कि सीओडी ट्रैकिंग, ये सारे एग्जांपल हो गए। ये सब जगह कंट्रोल लगाओ सेलर बायर के पॉइंट में। यूजर में मैंने बोला यूजर को ऑथेंटिकेट करो, ओटीपी, आधार कार्ड लिंक करके और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फोन नंबर मांगता है, नहीं तो अब क्या होगा, फोन नंबर नहीं मांगेगा तो क्या होगा। एक ही बंदा जो है मान लो एक ही अपने फोन नंबर से 10-12 आईडी खोलकर बैठ गया, प्रोडक्ट ले रहा है रिटर्न कर रहा है, झूठ बोलकर ले रहा है रिटर्न कर रहा है, फ्रॉड ही तो कर रहा है वहां पे। या प्रोडक्ट यूज कर ले रहा है, ड्रेस मंगा लिया, पहन लिया, रिटर्न कर दिया, अलग अलग डेली यही काम कर रहा है। इसके ऊपर एक केस स्टडी आई विल शो यू आगे, देयर इज अ केस स्टडी ऑन दिस। ऐसा करता था एक बंदा फ्लिपकार्ट में, मोबाइल फोन मंगाता था, उसका पार्ट निकाल कर रिप्लेस कर देता था और कंपनी को डिफेक्टिव बोलकर रिटर्न कर देता था। ऐसा बहुत बार किया, क्योंकि कंपनी का कंट्रोल स्ट्रांग नहीं था, इसलिए पता नहीं चल सका कि वो एक ही बंदा ऐसे कर रहा है बार बार, फिर बाद में पता चला। ठीक है, तो ये सब लूप होल्स है ना, तो ये सब
लूपहोल्स को आप कब अवॉइड कर सकते हो? जब आपका कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होगा, बहुत ज्यादा मजबूत होगा। फिर आप यहां देखो गवर्नमेंट, एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, गवर्नमेंट को क्या कंट्रोल इंश्योर करना चाहिए? गवर्नमेंट को भी कंट्रोल इंश्योर करना चाहिए ई कॉमर्स बिजनेस में। आपको पता है ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस क्यों किया जाता है? ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। तो गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए कि टैक्स कलेक्शन हो रहा है ना ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन में, टैक्स अकाउंटिंग हो रहा है ना, ये सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में खरीद रहे हैं और बिक रहे हैं, उनको उनका जीएसटी मिल रहा है ना उसके ऊपर। समझ में आ रहा है? तो गवर्नमेंट को क्या इंश्योर करना चाहिए कि सारे ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस का टैक्स अकाउंटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और सेकेंडली, कहीं ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन में कुछ दूसरा प्रोडक्ट बोलकर कुछ झोल झाल तो नहीं हो रहा है? कहीं ड्रग्स का तो परचेज सेल नहीं हो रहा है, कहीं नार्कोटिक्स का तो परचेज सेल नहीं हो रहा है, अफीम तो नहीं बेच रहे हो, गांजा तो नहीं बेच रहे हो। तो ये सब चीज गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा। और ये सब बहुत ज्यादा होता है पंजाब एंड ऑल में, लोग ये सब बेच देते हैं दूसरे प्रोडक्ट के कवरेज के अंदर, मेडिसिन बोलकर बेच दे रहे हैं नार्कोटिक्स को। तो गवर्नमेंट को ये सब चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। सो दीज आर द कंट्रोल्स व्हिच हैज टू बी enforced by the government on the e-commerce businesses. Tax accounting of all the transactions, and secondly, prohibit the purchase and sale of narcotic drugs etc. online media, which is very wrong. ठीक है? तो ये सारे चीज गवर्नमेंट को इंश्योर करने चाहिए। बोलो, are we through with this or not? तो यूजर्स ऑथेंटिक होना चाहिए। मर्चेंट सेल में प्राइस कैटलॉग, प्रमोशनल स्कीम्स एंड ऑल है, सीओडी ट्रैकिंग, ये सब चीज ठीक है कि नहीं, है ना? रिटर्न पॉलिसी एक्सेट्रा। गवर्नमेंट में टैक्स अकाउंटिंग एंड नार्कोटिक्स, ये सब का तो आप लोग नहीं कर रहे हो, इलीगल ट्रेडिंग। थ्रू विद दिस, अब इसके बाद आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर बोले तो जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, नेटवर्क यानी इंटरनेट, कहीं उसका कोई डाउन टाइम तो नहीं हो गया? अगर घटिया इंटरनेट में एक्सेसिबिलिटी करोगे ई कॉमर्स वेंडर, तो पूरा ई कॉमर्स का कंपनी फ्लॉप हो जाएगा। मैंने अभी बोला ना, डिनायल ऑफ सर्विस किस वजह से होता है? जब नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर ने डाउन टाइम कर दिया। यानी मान लो अमेजन जैसा बड़ा ई कॉमर्स कंपनी को तो 24/7/365 इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी चाहिए। तो अगर मान लो कि इंटरनेट कंपनी ने उसे इंटरनेट एक्सेस स्टॉप कर दिया 2 घंटे के लिए भी, तो सोचो कितने सारे ट्रांजैक्शंस उसके फेल हो जाएंगे उसकी वजह से। या कोई साइट में जैमिंग हो गया, तो साइट जैमिंग जो है वो तो टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर हो गया, नेटवर्क हो गया। इंटरनेट कनेक्शन अगर फेल हुआ, दे कैन नॉट अफोर्ड डाउन टाइम इन इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है? और टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर मतलब मैंने बोला था ना, टेक्नोलॉजी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। डेटाबेस क्रैश हो गया, मान लो मेरा सर्वर क्रैश हो गया, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल अमेजन का जो अमेजन का जितने भी क्लाउड है ना, जितने भी डेटाबेस है, वो कहां स्टोर होते हैं? क्लाउड में। और उसको कौन हैंडल करता है? अमेजन वेब सर्विसेज। तो मान लो अमेजन वेब सर्विसेज ने पूरा क्लाउड जहां पे कंप्यूटिंग किया हुआ था, जहां स्टोरेज था, पूरा डेटाबेस उड़ा दिया उसको टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम की वजह से। तो पूरा अमेजन का जो ई कॉमर्स कंपनी है वो पूरा स्टेक पे आ जाएगा। तो 2 चीज मैंने बोला, नेटवर्क यानी इंटरनेट में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दूसरा मैंने बोला टेक्नोलॉजी यानी क्लाउड एंड डेटाबेस, सॉफ्टवेयर डेवलप किया, सॉफ्टवेयर खराब दे दिया, तो वो सब में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दोनों में डाउन टाइम इज नॉट feasible, operational is not feasible, that will lead to the company resulting in huge financial crisis। अगर इनमें डाउन टाइम हुआ तो, डाउन टाइम मतलब समझे, क्राइसिस, इंटरनेट अनअवेलेबल हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया, डेटाबेस सर्वर क्रैश हो गया। ठीक है? तो डेटाबेस क्रैश होना, टेक्नोलॉजी सर्विस, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ऑल दीज आर एग्जांपल। क्लाउड से डेटा उड़ गया। और इंटरनेट में प्रॉब्लम हुआ, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। फिर इसके बाद पेमेंट गेटवे में कंट्रोल्स होने चाहिए, है ना? अच्छा पेमेंट गेटवे नहीं डिवाइस करोगे तो पूरा का पूरा गड़बड़। या मान लो कि पेमेंट गेटवे में, मान लो आप जैसे अमेजन पे में, अमेजन जितना भी पैसा अपने कस्टमर से कलेक्ट करता है सब अमेजन पे या अमेजन का जो ऑथराइज बैंक है वहां सेव हो जाता है। अब मान लो अगर वो डेटा लीक आउट हो गया, किसी ने बिकॉज ऑफ द वीक पासवर्ड सेट इन दी सिस्टम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सेस कर लिया, मान लो पूरा अमेजन का पे वॉलेट एम्प्टी कर दिया, अमेजन का पे मनी जितना भी था क्लाइंट्स ने दिया था सब एम्प्टी कर दिया, तो कंपनी में ह्यूज फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा ना। तो अपना पेमेंट गेटवे को स्ट्रेंथन रखो, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वही चीज हो सकता है। सो इट शुड बी फुल प्रूफ पेमेंट गेटवे। कस्टमर का मान लो पेमेंट गेटवे में सारा आईडी पासवर्ड स्टोर्ड है, अब इन दैट केस किसी ने कस्टमर के आईडी पासवर्ड को हैक करके कस्टमर का पूरा डेबिट कार्ड को खाली कर दिया, बैंक अकाउंट को खाली कर दिया,
तो अब कस्टमर किसके ऊपर केस फाइल करेगा? ऑल्दो आपने नहीं किया, कोई हैकर ने किया, बट केस के लिए लायबल तो आप ही होगे, आपका ई वेंडर कंपनी लायबल हो, क्योंकि आपने ही इंश्योर किया था कि कस्टमर के सारे इंफॉर्मेशन एंड डेटा कॉन्फिडेंशियल रहेंगे। कस्टमर का डेटा शुड बी कॉन्फिडेंशियल, प्राइवेट, दैट इज द लायबिलिटी ओनर ऑफ विच कंपनी, ई कॉमर्स कंपनी, ई कॉमर्स वेंडर। अगर उसका कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज होता है, कस्टमर का डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को यूज करके कोई अनऑथेंटिक ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो उसका ओनर्स, उसका लायबिलिटी किसके हाथ में आएगा? ई कॉमर्स कंपनी के हाथ में आएगा। एंड कंपनी एंड कस्टमर कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द ई कॉमर्स कंपनी, ऑल्दो ई कॉमर्स कंपनी इज नॉट एट फॉल्ट, बट फॉल्ट उसका ये है कि उसका कंट्रोल सिस्टम अच्छा नहीं था, वीकनेस इन कंट्रोल था। इसीलिए ई कॉमर्स का सक्सेस डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में, इन ऑर्डर टू एंश्योर कि बिजनेस का ऑपरेशंस एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कंडक्ट हो। तो कंट्रोल्स कहाँ कहाँ होना चाहिए? पूर्वी के सारे कंपोनेंट्स में। यूजर शुड बी ऑथेंटिक। सेलर में मैंने आपको क्या बोला? सेलर बायर में मैंने क्या बोला? सीओडी के लिए अकाउंटिंग करो, कैटलॉग्स पूरा डिस्प्ले करके रखो अच्छे से, प्रोडक्ट प्राइस क्या होगा वो भी पूरा बता के रखो, रिफंड पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, सब कुछ, डिलीवरी कितना टाइम में होगा, सब कुछ बता के रखो। फिर इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, उसमें डाउन टाइम नहीं चलेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग, सर्वर, सॉफ्टवेयर, ये सब क्रैश नहीं होना चाहिए, विच इज टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर। गवर्नमेंट टैक्स अकाउंटिंग होना चाहिए, नार्कोटिक्स ये सब का सेल नहीं होना चाहिए। पेमेंट गेटवे अच्छा होना चाहिए, और एक लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर भी तो अच्छा होना चाहिए। ये इसके बारे में मैं दोबारा बताना चाहूंगी, बताओ बताना चाहिए दोबारा? लॉजिस्टिक्स फेल, इंफ्रास्ट्रक्चर फेल, सब कुछ यहाँ बोलना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए तभी लॉजिस्टिक्स स्मूथली वर्क करेगा। डिलीवरी टाइमली होगा, डिलीवरी टाइमली नहीं होगा तो कस्टमर विल बी हाईली डिसअपॉइंटेड एंड डिससैटिस्फाइड। तो ये सारे कंट्रोल्स हो गए किसके? ई कॉमर्स बिजनेस एनवायरनमेंट के। ये सारे कंट्रोल्स किसके हो गए बताओ? ई कॉमर्स बिजनेस एनवायरनमेंट के। पूरा लर्न हुआ कि नहीं? तो पहले मैंने आपको रिस्क बताया, फिर मैंने आपको बोला कहां कहां कंट्रोल होना जरूरी है पूर्वी के कंपोनेंट में। फिर अब मैं आपको बताने जाऊंगी क्या क्या मेजर्स लेना चाहिए, क्या क्या मेजर्स कंट्रोल लगाने के लिए, क्या क्या मेजर्स, व्हाट आर द एग्जांपल्स व्हिच विल प्रूव कि हाँ हम कंट्रोल लगा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि यूजर्स को एडुकेट करो कि उन्हें अपना पासवर्ड फ्रीक्वेंटली चेंज करना चाहिए। इनफैक्ट आपको भी अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब का जो आपने सेट कर रखा है ना, पिन नंबर एंड ऑल दिस, इसको फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहना चाहिए। ईमेल आईडी का पासवर्ड फ्रीक्वेंटली, ये सब हैबिट होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी सेट कर लो कि हमें हर 15 दिन के अंदर चेंज करने हैं, है ना? तो ये सब फ्रीक्वेंसी सेट कर लो। और कितना बार आप देखोगे एजुकेशन प्रोग्राम चलता है, आप रेडियो, टेलीविजन ये सब में सुनते रहते हो, ओटीपी शैल नेवर बी शेयर्ड, नेवर शेयर योर ओटीपी, नेवर शेयर योर पिन नंबर, ऐसे से आप सुनते रहते हो ना। तो गवर्नमेंट आजकल ये सब गाइडलाइंस इशू करता है, दे आर ट्राइंग टू एडुकेट द कस्टमर्स अबाउट इट, है ना? तो एजुकेशन प्रोग्राम आप देखोगे, ऑल इंडिया बैंक, जितने भी बैंक है इंडिया के, सब कोई अपने ऑनलाइन वेबसाइट्स में एडवर्टीजमेंट देते रहते हैं, नेवर शेयर योर ओटीपी। दे कीप ऑन एजुकेटिंग द कंज्यूमर्स अबाउट द डू एंड डोंट्स व्हाइल मेकिंग पेमेंट्स इन द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। बोलते हैं ना ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, डू एंड डोंट्स ऑफ द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। तो ये सारी चीज क्या हो गए? एडुकेटिंग द यूजर अबाउट द डूज एंड डोंट्स ऑफ द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो एक तो एडुकेट करो उनको, यूजर्स को इसके बारे में। तो क्या क्या प्रैक्टिसेस हमें फॉलो करने चाहिए ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस के रिस्क को दूर भगाने के लिए? तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, रीड करो। एडुकेटिंग द पार्टिसिपेंट अबाउट द नेचर ऑफ द रिस्क। एडुकेट योर पार्टिसिपेंट अबाउट द नेचर ऑफ द रिस्क। यानी एक तो इसमें ये एग्जांपल लिख देना कि ऑल इंडिया बैंक्स आर डूइंग एडवर्टीजमेंट इन देयर ऑनलाइन वेबसाइट अबाउट द डू एंड डोंट्स व्हाइल मेकिंग द पेमेंट इन द ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस। देन यू कैन गिव द एग्जांपल डू एंड डोंट्स की जगह आप ये भी लिख सकते हो कि जैसे बहुत जगह, बहुत बार एजुकेशन आप देखते हो, बहुत बार अनाउंसमेंट किया जाता है, इनफैक्ट मैसेजेस भी आता है। आप देखोगे जब भी आप अमेजन में कोई सामान आपने ऑर्डर किया या मतलब आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आपके फोन में ओटीपी आया, तो वहां लिखा रहेगा नेवर शेयर योर ओटीपी विद द आउटसाइडर, विद एनीवन एल्स, विद द थर्ड पार्टी। तो नेवर शेयर द ओटीपी, ये सारे चीजों को ध्यान में रखो, ये सब लिखना है एग्जाम में। ऑल दीज आर वेरी कॉन्फिडेंशियल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। जो लीक आउट हो गया तो आप समझ सकते हो क्या हो सकता है, भयानक लॉस हो सकता है ना? सो एडुकेट द पार्टिसिपेंट। नाउ पार्टिसिपेंट कैन बी एनीवन, द कस्टमर एज वेल एज द वेंडर एज वेल एज द ई कॉमर्स कंपनी, क्योंकि तीनों को ही तो सिक्योरिटीज इश्यूज है ना। खाली यूजर मतलब क्या हो गए? यूजर मतलब खाली कस्टमर नहीं हुए, जो इंप्लॉइज है ई कॉमर्स के, जो वेंडर्स है ई कॉमर्स के, जो ई कॉमर्स का वेबसाइट डिवाइस किया है, अमेजन का वेबसाइट है, सब कोई को अवेयर करना है इसके बारे में। तो आप देखते हो ऑल इंडिया बैंक जो है, आप ये लाइन लिख देना, ऑल इंडिया बैंक जो है, दे कीप ऑन एडवर्टाइजिंग ऑन देयर वेबसाइट अबाउट द डू एंड डोंट्स व्हाइल डूइंग एनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। नेवर शेयर योर ओटीपी इज एन एग्जांपल टू इट। ठीक है,
एंड दीज प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड फ्रीक्वेंटली, और इसके पार्टिसिपेंट्स कौन होने चाहिए सब कुछ बताना चाहिए. Who should be the target participant? How frequently this education program should be conducted? All these falls under this. ठीक है. फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट पहले करेंगे, कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी टू द कस्टमर. अपने कस्टमर को पहले इन्फॉर्म कर दो बाबा, टू अवॉइड एनी फ्यूचर लायबिलिटीज ऑब्लिगेशंस. तभी आप देखोगे जब भी आप ऑनलाइन परचेज करते हो ना, अलग से मतलब एक तो पेज रहता है प्राइवेसी गाइडलाइंस बोलकर, अलग से एक तो पेज रहता है प्राइवेसी गाइडलाइंस को बोलकर, फिर उसके बाद शिपिंग एंड बिलिंग पॉलिसीज के ऊपर, रिफंड पॉलिसीज के ऊपर सारे इंफॉर्मेशन रहते हैं. जब भी आप ऑनलाइन परचेज सेल करोगे तो वो आपका जिम्मेदारी एज ए यूजर कि आपको वो सारे पेजेस रीड करने चाहिए कोई भी ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स को हिट करने के पहले. तो आप देखोगे अलग से एक सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन रहता है. सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन में क्या रहेगा कि जो क्लाइंट का डेटा है, जो यूजर कस्टमर का डेटा है, दे आर वेरी कॉन्फिडेंशियल एंड विल नॉट बी डिस्क्लोज टू एनीवन. ये सारे डेटा रहते हैं वहां पे मेंशन. प्राइवेसी पॉलिसी रहता है, वही कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डेटा. सिक्योरिटी इशू मतलब डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का डिटेल नहीं किसी को शेयर किया जाएगा. फिर उसके बाद शिपिंग पॉलिसी कि आप ये माल ऑर्डर करोगे 2 दिन के अंदर आपको डिलीवरी आएगी. बिलिंग पॉलिसी, शिपिंग एंड बिलिंग पॉलिसी. फिर उसके बाद रिफंड पॉलिसी के बारे में लिखा रहता है कि रिफंडेबल है कि नहीं है, रिटर्नेबल है कि नहीं है. तो ये सारी चीजों को आपको पहले ही पढ़ना चाहिए, उसके बाद आपको ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस करना चाहिए. तो वही है कम्युनिकेशन ऑफ द पॉलिसीज टू द कस्टमर. तो कम्युनिकेट कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे कम्युनिकेट कर रहा है. हाँ, दे आर डिस्प्लेइंग एवरीथिंग ऑन देयर वेबसाइट पेज. अलग से पेजेस रहते हैं वेबसाइट पे ये सब के ऊपर. किस पॉइंट्स के ऊपर? प्राइवेसी के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर कस्टमर का, रिफंड बिलिंग पॉलिसी के ऊपर, रिटर्न के ऊपर, सब कुछ रहता है. सो दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी विद द कस्टमर. कंप्लायंस विद इंडस्ट्री बॉडी स्टैंडर्ड. इसका मतलब आप समझ रहे हो, मान लो आप एक ई कॉमर्स वेंडर हो, आपने अपना खुद का एक वेबसाइट खोला है जहां पे आप ऑनलाइन माल को, सामान को बेच रहे हो, अपने कस्टमर को ऑनलाइन गुड्स को सेल कर रहे हो, और पेमेंट गेटवे बनाया है. बट पेमेंट गेटवे ऐसा बना दिया जहां पे आपने यूपीआई इंटरफेस को लिया है, भीम ऐप रखा है, लेकिन आप मान लो पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो, एक एक ट्रांजैक्शन में 2-2, 3-3 लाख का पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो. पूरी गड़बड़ी हो जाएगी ना. मैंने आपको फर्स्ट क्लास ही बोला था, ये सारे जो यूपीआई एप्स होते हैं उसमें हर एक ट्रांजैक्शन पर डे का लिमिट होता है. कोई बैंक 50,000 लिमिट अलाउ करता है, कोई बैंक 1 लाख अलाउ करता है. और ये सारे लिमिट्स किसने सेटअप किए? आरबीआई ने सेटअप कर रखे हैं इंडिया में. तो आरबीआई के जितने भी गाइडलाइंस इशूड है ट्रांजैक्शंस के बारे में, फिर उसके बाद ओटीपी, फिर उसके बाद आधार कार्ड शेयर करना जरूरी है. तो ये सब आपको भी ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, अपने यूजर्स को बताना पड़ेगा कि इसके बिना हम अलाउ नहीं करेंगे पेमेंट करने के लिए. तो आधार कार्ड लिंक करना पड़ेगा, फोन नंबर देना पड़ेगा, फिर ओटीपी वाला, विद ओटीपी के बिना आप पेमेंट नहीं कर सकते, ओटीपी आएगा वो यूज करके पेमेंट करना है. तो ये सारे चीज को होना जरूरी है. यू हैव टू कंप्लाई विद द गाइडलाइंस व्हिच आरबीआई इज इशूड, है ना. इंडिया में कौन है, इंडिया में कौन रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो सारे कंप्लायंसेस को इशू करता है? आरबीआई. वैसे अलग अलग कंट्री में अलग अलग होते हैं, इंडिया में कौन है? आरबीआई. सो इट इज वेरी मच एसेंशियल कि जो ई कॉमर्स वेंडर है उनको ये सारे स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करना पड़ेगा, अदरवाइज नॉट अलाउड. तो आप यहाँ आरबीआई का एग्जांपल लिख देना, और वो जो मैंने बोला जैसे लिमिट्स होता है ना आईएमपीएस का, यूपीआई इंटरफेस का, तो सबका लिमिट्स लिख देना. ये लिमिट को आपको केटर करने पड़ेंगे. प्रोटेक्ट योर ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन फ्रॉम इंट्रूशंस. इंट्रूशंस यू अंडरस्टैंड, वही अटैक ऑफ वायरसेस, हैकर्स, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर कोई है, मान लो कोई कंपनी का बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो उसका इंक्रिप्शन करके रखो. आप आजकल देखते हो व्हाट्सएप में भी एक फीचर आ गया एंड टू एंड एनक्रिप्शन. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एंड टू एंड एनक्रिप्शन? मतलब आपने जो मैसेजेस एक्सचेंज किया है जिसके संग, वो आप और सामने वाला ही पढ़ सकता है. इवन जो व्हाट्सएप के इंप्लॉइज है, जो बैक एंड ऑफिसर्स है, जिन लोग सब मैनेज कर रखे कंपनी को, वो लोग भी इसको नहीं पढ़ सकते बिकॉज ऑल दीज आर एनक्रिप्टेड. पहले एनक्रिप्टेड नहीं था, पहले इट वाज ओपन. तभी तो हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग को अपना ज्यादा फोटोज एंड ऑल ये सब जो है सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे अपलोड नहीं करना चाहिए अनलेस इट इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड. समझ रहे हो मेरी बातों को? क्योंकि उसका मिसयूज हो सकता है. इवन जब आप व्हाट्सएप में कुछ भी शेयर करते हो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, वो भी जो है अल्टीमेटली अगर एनक्रिप्टेड नहीं है तो आपके जो बैक एंड यूजर्स है वो लोग तो देख ही पा रहे हैं उसको. बट एंड टू एंड एनक्रिप्शन होगा तो कोई उसको एनक्रिप्ट नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट, है ना. और आपको पता है कितनी सारी बड़ी कंपनियां होती है जहां पे क्या होता है, जैसे मान लो इन्फोसिस है, इन्फोसिस में जो इन्फॉर्मेशन होते हैं बहुत प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होते हैं, तो उसका जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उसमें तो ना जो बंदे काम करते हैं उन्हें मोबाइल फोन भी ले जाना अलाउड नहीं है. तो ये सब पॉलिसीज मेंटेन करके रखो.
ताकि आपका डेटा जो रहे प्रोटेक्टेड रहे। तभी तो आप जब भी देखोगे एम्प्लॉयज लोग होते हैं, उन लोग का लॉगिन आईडी पासवर्ड रहता है ताकि वो एक्सेस कर सके कंपनी को, या फिर उनका फिंगर थंब का इंप्रेशन रहता है, या कुछ फेस रिकॉग्निशन सिस्टम रहता है। तो ये सारे पासवर्ड्स जो है वो इंश्योर करते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो इंट्रूशन से बच सके। समझ में आया? तो पासवर्ड प्रोटेक्शन हो गया, वायरसेस का अटैक से प्रिवेंट करके रखो, हैकिंग से प्रिवेंट करके रखो, एनक्रिप्शन, और रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट करना भी बहुत जरूरी है। कितना बार आप देखते हो आजकल मोबाइल में भी अपने आप आ जाता है, अपने आप आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। सॉफ्टवेयर का जो लेटेस्ट वर्जन है वो क्यों अपडेट करके रखना चाहिए? ताकि वो आपको हाईएस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ताकि आपके जो डे टू डे इट मेक्स योर सिस्टम लेस वनरेबल फ्रॉम द अटैक ऑफ द हैकर्स एंड द वायरसेस। जितना बार आप फ्रीक्वेंटली अपडेट करोगे सिस्टम को, उतना कम आपका वनरेबिलिटी हो जाएगा, उतना कम आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कि वायरस या कोई हैकर आपके सिस्टम इंटीग्रिटी को ब्रेक करके घुस सके आपके सिस्टम में। तो ये सारे प्रैक्टिसेस हमें फॉलो करने चाहिए, ठीक है? तो इंट्रूशंस मतलब कि अपना वायरस से प्रोटेक्ट करके रखो, हैकर से प्रोटेक्ट करके रखो, पासवर्ड बना के रखो, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन करके रखो, और फिर उसके बाद मैंने क्या बोला, सॉफ्टवेयर को रेगुलरली अपडेट करके रखो, है ना? अब फिर जैसे मैंने आपको बोला था ना, अमेजन इतना बड़ा कंपनी है, अमेजन की कंपनी को सिक्योरिटी कौन दे रहा है वेबसाइट को? अमेजन वेब सर्विसेज, है ना? तो अमेजन वेब सर्विसेज का नाम सुनो, AWS, अमेजन वेब सर्विसेज। और अमेजन वेब सर्विसेज का सिक्योरिटी को पहले कौन संभाल रहा था? एंडी जेसी। लेकिन अब एंडी जेसी क्या हो गया है? अमेजन का CEO बन गया है ना? जेफ बेजोस तो चेयरमैन है। तो आओ एक बार तो अभी मैंने आपको बोला कि ये जो अमेजन किस तरह से सिक्योरिटी ऑफ डेटा मेंटेन करता है, आई विल शो यू, देयर इज अ वीडियो ऑन इट, एंजॉय द वीडियो, बहुत मजा आएगा। ये वीडियो को एंजॉय करो मेरे बच्चे। AWS is architected to be the most flexible and secure cloud computing environment available today. Millions of customers trust AWS to provide the infrastructure and services needed to confidently and securely run their business in an ever-evolving automation-driven environment. Security at AWS starts with our core infrastructure. Designed to meet the most stringent security requirements, we monitor our infrastructure 24/7 to help ensure the confidentiality, integrity, and availability of your data. We built our core infrastructure to satisfy security requirements for global banks, the military, and other high-sensitivity organizations. To help you secure your workloads and applications, AWS provides a wide variety of deeply integrated and rigorously tested services that can be combined to automate tasks in innovative ways. This makes it easier for developers to create and deploy code quickly and securely, so you can safely build anything you can imagine. For example, using technologies like machine learning, AWS enables you to automatically discover, classify, and protect sensitive data with just a few clicks in the AWS console. You can also automate infrastructure and application security checks to continually enforce your security and compliance controls and help protect your data. AWS is vigilant about protecting your privacy and implements sophisticated technical and physical measures to prevent unauthorized access. You'll build on the most secure global infrastructure, knowing your data is safe and managed. You can encrypt your data, move it, and manage its retention. All data flowing across the AWS global network that interconnects our data centers and regions is automatically encrypted at the physical layer before it leaves our secured facilities. To support your compliance needs, AWS allows you to continually monitor, and it makes it easier to meet security and compliance standards for finance, retail, healthcare, government, and beyond. With the largest community of customers across industries, AWS has unmatched experience and operational expertise you can depend upon to secure your most important applications. Let AWS automate traditional security challenges so you can start focusing on what matters most to your business. कैसा लगा? मजा आया ना? तो मतलब क्या क्या हमें देख रहे हो कितना ज्यादा मतलब सिक्योरिटी के लिए कंट्रोल्स रख रखा है, और इसी वजह से तो आज अमेजन वन ऑफ द लीडिंग ई कॉमर्स कंपनीज है ना। ऑल्दो फॉर्च्यून 500 में पहला नाम वॉलमार्ट का आता है, लेकिन अमेजन का सेकंड तो आता है।
तो ऐसे ही थोड़ी जेफ बेजोस ने कहा सिर्फ ऑनलाइन वो बुक बेचता था, वो भी एक छोटे से गैरेज से। तो सोचो वो बंदा छोटे से गैरेज से आज स्पेस तक पहुंच गया। तो हर जगह उन्होंने कंट्रोल एरियाज देखा, सिक्योरिटी इश्यूज क्या थे, पहले वो चेक किया, रिस्क इश्यूज क्या थे, फिर उसके लिए कंट्रोल सेट किया, पॉलिसीज बनाई कि कैसे कंट्रोल मेजर्स को हम लोग इंप्लीमेंट कर सके। तो आज मैंने आपको 3 चीज पढ़ाया है, आज मैंने आपको 3 चीज पढ़ाया है। एक बार मैंने 3 चीज क्या क्या पढ़ा, एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला क्या क्या रिस्क है कंपनीज, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेटेड रिस्क ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अदर रिस्क, एंड लास्ट मैंने बोला एस, सिक्योरिटी रिलेटेड रिस्क। सिक्योरिटी रिलेटेड रिस्क में मैंने आपको बोला प्राइवेसी, क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, डेटा थेफ्ट, ऑथेंटिसिटी नहीं होगा ट्रांजैक्शंस का तब डर, हैकर्स का डर, पायरेसी, एनोनिमिटी, क्वालिटी इश्यूज का डर हो गया गुड्स वाला, है ना, रेपुटेशन, डिनायल ऑफ सर्विसेज, नॉन रिकॉग्निशन एविडेंसेस के फॉर्म में, अदर रिस्क, हिडन कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट एंड ऑल दोस विल बी हाई if geographical too far geographical boundaries are involved, infrastructure problem, poor infrastructure problem of India, networks and all these are not developed, building bridges, lack of audit trail, internet accessibility, personal touch, controls मैंने बोला पूर्वी के कंपोनेंट्स में कंट्रोल होना चाहिए, यूजर्स में, सेलर, लॉजिस्टिक, नेटवर्क यानी इंटरनेट का डाउन टाइम फीजिबल नहीं हो सकता कोई भी ई कॉमर्स कंपनी के लिए, पेमेंट गेटवे, गवर्नमेंट, नार्कोटिक्स और टैक्स अकाउंटिंग नहीं हुआ तो दिक्कत, फिर टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर यानी क्लाउड एंड ऑल सर्वर जो बना रहे हैं वो सब अच्छा होना चाहिए। फिर मैंने बताया आपको पॉलिसीज, क्या क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करो, कस्टमर्स को, यूजर्स को एडुकेट करो कि पासवर्ड फ्रीक्वेंटली चेंज करे, गाइडलाइंस इश्यूज करो, नेवर शेयर योर ओटीपी, डू एंड डोंट ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, इंट्रूशन से अपने ई कॉमर्स को प्रोटेक्ट करके रखो, वायरसेस के हैकिंग से पासवर्ड को प्रोटेक्ट करके रखो, एंड टू एंड इंक्रिप्शन करके रखो, बताया ना ये सब। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज को कम्युनिकेट करो, प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, रिटर्न पॉलिसी क्या है, बिलिंग पॉलिसी क्या है, शिपिंग पॉलिसी क्या है। फिर उसके बाद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट से कंप्लायंस करके रखो, जैसे इंडिया में आरबीआई पूरा इश्यूज करता है गाइडलाइंस को, उसको फॉलो करो अच्छे से। तो आपको समझ में आ रहा है कितने खूबसूरती से हमने ये पूरा कंटेंट को समझा भी और लर्न भी किया है, और इस कदर इसको समझा है कि हम लोग भूल नहीं पाएंगे, हमें सारे पॉइंट्स याद रहेंगे। और मैं भी इंस्टी के मैट से मार्किंग भी करा दूंगी ये इंश्योर करने के लिए कि हमने जो भी यहाँ पे किया सब कुछ कवर्ड है, ताकि आप निश्चिंत हो जाओ। अगर हम लोग ये कंट्रोल मेजर्स नहीं लेते हैं ना तो 2 चीज हो सकता है, एक डायरेक्ट इंपैक्ट और एक इनडायरेक्ट इंपैक्ट। किसके ऊपर? ई कॉमर्स कंपनी के ऊपर। डायरेक्ट इंपैक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट। डायरेक्ट इंपैक्ट क्या? फाइनेंशियल लॉस डायरेक्टली जो कंपनी को हो सकता है एक ई कॉमर्स कंपनी को, और इनडायरेक्ट लॉस ऑपरेशनल लॉस जो कि कस्टमर से रिलेटेड। अगर आप कस्टमर के प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रोमाइज करोगे क्योंकि आपके सिस्टम में लूपहोल्स था, आपके सिस्टम में आपने अच्छे कंट्रोल नहीं लगा रखे थे, इसलिए आपके क्लाइंट के डेटा को चोरी करके अनऑथराइज्ड एक्सेस किया गया, उनके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को यूज करके उनके अकाउंट बैलेंस को खाली कर दिया गया। तो अब जो कस्टमर है वो किसके ऊपर इल्जाम लगाएगा? ई कॉमर्स कंपनी के ऊपर, और उसका भुगतान लीगल लायबिलिटी किसके ऊपर फॉल करेगा? हैकर के ऊपर नहीं, ई कॉमर्स कंपनी के ऊपर फॉल करेगा। और जिसकी वजह से आपका मार्केट में रेप्यूटेशन खराब होगा, कस्टमर्स विल नॉट बी सेटिस्फाइड, तो ऑपरेशनल हिंड्रेंस होगा, यानी ये इफेक्ट होगा आपके ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी में। ये हो गया इनडायरेक्ट इंपैक्ट। और डायरेक्ट इंपैक्ट यानी फाइनेंशियल लॉस। जैसे कि मैंने बोला ना, कंपनी का सारा इंफॉर्मेशन क्लाउड में जाके स्टोर्ड है, डेटाबेस में स्टोर है, डेटाबेस में भी एक्सटर्नल क्लाउड कंप्यूटिंग में आपने स्टोर कर रखा है। मान लो उसमें आपने वीक पासवर्ड्स लगा रखे हैं, आपका पासवर्ड स्ट्रांग एन्क्रिप्शन नहीं कर रखा है, यू हैव केप्ट वीक पासवर्ड इन द ओएसआई, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जहां से सब डेटा को एक्सेस करते हैं, ओएसआई में आपने वीक पासवर्ड लगा रखे हैं, तो उसकी वजह से आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो था, कॉन्फिडेंशियल, कंपनी का कॉन्फिडेंशियल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसकी चोरी हो गई। अमेजन का पूरा जो अमेजन पे का पेमेंट गेटवे में जितने भी पैसे आए थे आज के सारे क्लाइंट्स ने जो जमा किए थे, सारे चोरी हो गए बिकॉज ऑफ द वीक पासवर्ड सिस्टम दैट यू हैव सेट इन द ओएसआई ऑफ योर क्लाउड। So in that case, huge financial loss will be occurring to the e-commerce company. So that is a direct financial loss. और indirect में मैंने क्या बोला? ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है। ऑपरेशनल इंपैक्ट मतलब जब क्लाइंट का इंफॉर्मेशन एक्सेस करके, क्लाइंट के इंफॉर्मेशन को मिसयूज करके, क्लाइंट का मान लो आईडी पासवर्ड चोरी करके, उनका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का क्लोनिंग करके कुछ किया है, कोई हरकत, कोई हैकर ने,
तो अब क्लाइंट किसको पकड़ेगा? आपको पकड़ेगा, क्योंकि वो आपका जिम्मेदारी था, क्योंकि आपने अपने पेज में लिख रखा था कि प्राइवेसी इश्यूज, सिक्योरिटी इश्यूज हमारी जिम्मेदारी है कि हम कस्टमर के, क्लाइंट के इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, सीक्रेट रखेंगे, और उनका इंटीग्रिटी मेंटेन करना इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड at any cost it won't be compromised and leaked, but you have failed in your promise. So now the customer can sue you in the court of law and can claim damages on you. ठीक है, तो impact on financial statement, very important, two things, direct and indirect. Direct impact relates to the direct financial loss which can occur because of the weak password in the OSI, and secondly indirect impact which relates to the operational risk which can arise when the confidential data and information of the customers has been compromised. Direct impact which relates to the financial loss when the financial information has been leaked out because of the weak information, because of the weak password which you have set in the OSI, तो कंपनी को ह्यूज फाइनेंशियल लॉस हुआ. और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट relates to the operational risk, जो किसकी वजह से होगा? when the clients, customers confidential private information has been leaked out which will hinder the operational effectiveness of the e-commerce company. So tell me, यहां तक पूरा अच्छे से लर्न हुआ कि नहीं? Are you enjoying the classes or not? अब आज मैं कुछ नया नहीं पढ़ाने वाली हूं, इसी के बारे में हम लोग केस स्टडी पढ़ेंगे. मैंने बोला था ना 2 केस स्टडी, जहां पे एक बंदा क्या करता था, मोबाइल फोन ऑर्डर करता था ऑनलाइन, मोबाइल फोन घर आता था, फिर मोबाइल फोन में से अच्छे पार्ट्स को निकालकर फॉल्टी पार्ट्स मोबाइल में फिट करता था, एंड देन ही यूज्ड टू रेज अ कंप्लेन कि ऑनलाइन वेबसाइट से उन्होंने जो सामान मोबाइल फोन मंगाया है वो ही डिफेक्टिव भेजा है, जबकि गलती वो उस लड़के का था. ऐसे 10-15 बार किया उसने. तो ये तो 1 या 2 बार किया, तीसरे बार तो पकड़ में आ जाना चाहिए अगर आपका कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग होता. बट क्यों नहीं पकड़ में आ पाया? क्योंकि आपका कंट्रोल सिस्टम खराब था. अगर एक ही बंदा ये फ्रॉड कर रहा है बार बार, तो योर सिस्टम शुड बी स्ट्रांग एनफ टू डिटेक्ट इट ना. हाउ? कैसे? फोन नंबर एंड ऑल वो सब चीज होना चाहिए सिस्टम, तभी तो ओटीपी वाला चीज मैंने बोला था लिंक करके रखना चाहिए. तो आपने ये सब नहीं करके रखा, अपडेट नहीं करके रखा, ऐसा कोई कंट्रोल नहीं लगाया, इसलिए पता नहीं लग सका. उसका एड्रेस एंड ऑल का ट्रैकिंग करना चाहिए कि बार बार ऑर्डर एक ही बंदे के नाम से आ रहा है, एक ही ऑर्डर से आ रहा है, तो ये सब तुरंत पता लगा लेना चाहिए. जब एक बार फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन से रिटर्न हो रहा है, रिटर्न ऑर्डर आ रहा है एक ही कस्टमर से बार बार, तो उसको हाईलाइट कर लेना चाहिए. रेड मार्क कुछ ऐसा सिस्टम में होना चाहिए कि रेड मार्क देकर, येलो मार्क देकर उसको हाईलाइट कर दो, फिर उसका इंक्वायरी करो, तो रियल चीज पता चलेगा ना फिर. तो ऐसा सिस्टम में कंट्रोल नहीं लगा रखा था कंपनी ने, इसलिए कंपनी को लॉस हुआ इसकी वजह से. तो अभी हम लोग केस स्टडी डिस्कस करेंगे डायरेक्टली आपके इंस्टीट्यूट के मैथ्स के ऊपर. सो आर वी थ्रू विद दिस? आई होप आपको अच्छा लगा. essay 315 टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट क्लास. essay 315 आपका ऑडिटिंग का स्टैंडर्ड है. यस, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग essay 315, ये भी यहाँ पे कवर्ड है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे. ठीक है, चलो अभी हम लोग फटाफट आ जाते हैं. पहले तो मैं आपको मार्किंग कराऊंगी, अभी मैंने जितना भी पढ़ाया है उसके बाद ना हम लोग 2 केस स्टडी करेंगे जिसका मैंने डिस्कशन लगभग करा दिया है. तो 10 मिनट मेरे संग और जुड़े रहो. देखो, रिस्क इन द ई कॉमर्स, तो पहले यहाँ पे एरो देके 3 पॉइंट लिख लो. और चिंता मत करो, ये पूरा जो मैंने पीपीटी बनाया है ना, अपने लिए नहीं बनाया है, मेरे बच्चों के लिए बनाया है. ये पूरा नोट्स मैं आपको देने वाली हूँ, है ना. ये पूरा पीपीटी का नोट्स आपके पास मिलेगा आपको. मैं जो भी पीपीटी बनाती हूँ, हैंड रिटन नोट्स बनाती हूँ, सब आपको मिलेगा. सब में आपका हक है. ठीक है, मुझे हक है तो आपको भी हक है. ये सारी मेहनत सिर्फ आपके लिए. मैं आपको बता रही हूं, मैं इतना इंटरेस्टिंग बनाने वाली हूं ना सब्जेक्ट को, आपको इससे मोहब्बत होके ही रहेगा इस सब्जेक्ट से. और हर दिन कुछ इनोवेशन दिखेगा. कहीं पे वीडियो दिखेगा, कहीं पे पावर पॉइंट दिखेगा, कहीं पे मेरा हैंड रिटन नोट्स दिखेगा, कहीं पे चार्ट्स दिखेगा. पूरा जादू ही जादू रहने वाला है. बस आपको मुझ पे ट्रस्ट करना है. रिस्क क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस. तो अगर आपको लिखना है लिख लो, नहीं तो मेरे पीपीटी में तो कवर्ड है. 3 डायमेंशन में सिक्योरिटी, कॉन्ट्रैक्ट, अदर रिस्क. फिर देखो सिक्योरिटी में कौन कौन सा पॉइंट्स है. प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी मैंने बोला था. प्राइवेसी ना एडिशनल जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है. क्वालिटी इश्यू यहाँ पे रैंडम फॉर्मेट में दिया हो, मिक्स एंड मैच करके, तो आप इससे रिलेट करके करोगे, पॉइंट्स आपको याद रहेंगे. प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी हो गया, एस सिक्योरिटी. फिर उसके बाद देखो क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग वाला प्रॉब्लम, तो ये हो गया सेकंड सिक्योरिटी में जो प्रॉब्लम था. एनोनिमिटी का प्रॉब्लम, ये भी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था. ठीक है. ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम. अटैक फ्रॉम हैकर, सिक्योरिटी प्रॉब्लम.
लॉस ऑफ डेटा, सब सिक्योरिटी प्रॉब्लम था। डिनाइल ऑफ सर्विस मैंने बोला था ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेटेड था, बोला था ना। नॉन रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ये आपका वो था सिक्योरिटी। लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल था आपका। प्रॉब्लम ऑफ पायरेसी, ये सिक्योरिटी था, है ना, ये सब सिक्योरिटी था। लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल अदर रिस्क में था। इंफ्रास्ट्रक्चर अदर रिस्क में था। नीड टू एक्सेस अदर रिस्क था। डिले इन गुड्स अदर रिस्क था। तो सारे पॉइंट्स कवर हो गए कि नहीं, बताओ मुझे बस आपको ये दिखाना है कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। और बेटर रहेगा मेरे पीपीटी से पढ़ लेना, पूरा हिस्ट्री का मैट कवर्ड है। आओ फिर कंट्रोल्स क्या क्या लगाना चाहिए। कंट्रोल का मतलब मैंने आपको क्या बोला कि एश्योर करना है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है दो चीज में, ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ठीक है, एंड कंप्लायंस विद लॉज रेगुलेशंस। जैसे मैंने बोला इंप्लॉइज को बोलो कि हर 30 डेज में अपना पासवर्ड चेंज करे। सोशल साइट को एक्सेस करने मत दो, क्योंकि वहां पे बहुत सारे डेटा जो हो सकते हैं सोशल साइट में चले जाए, ठीक है। फिर उसके बाद फिर मैंने ये सब आपको बताया ना कहाँ का कंट्रोल सेट करना है। पूर्वी के एलिमेंट में, तो लिख लो पूर्वी के एलिमेंट में हमें करना है। यूजर्स में ऑथेंटिक यूजर्स, जेन्युइन यूजर्स होने जरूरी है। सेलर में मैंने आपको क्या बोला था, सेलर बायर में प्रोडक्ट प्राइस कैटलॉग, प्रमोशनल डिस्काउंट, ये सारी चीज मैंने आपको बोले थे। सीओडी का ट्रैकिंग होना चाहिए। गवर्नमेंट में टैक्स अकाउंटिंग, जीएसटी, ये सब हो रहा है कि नहीं। और फिर उसके बाद नार्कोटिक्स और ये सब नहीं हो रहा है ना, नार्कोटिक्स ड्रग्स तो नहीं बेच रहे हैं, पंजाब एंड ऑल में ज्यादा होता है। नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर मैंने आपको बोला इंटरनेट में डाउन टाइम अफोर्डेबल नहीं है, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी स्ट्रांग होना चाहिए, डाउन टाइम नहीं होना चाहिए, एनी डाउन टाइम। टेक्नोलॉजी में मैंने आपको क्लाउड एंड ऑल के बारे में बोला, बैक एंड ऑफिसर्स जो होते हैं। लॉजिस्टिक में मैंने आपको बोला था पेमेंट गेटवे बोला अच्छा होना चाहिए। फिर मैंने बोला क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए, एडुकेट करो पार्टिसिपेंट को। फिर एग्जांपल दिया था ना डू एंड डोंट फॉर ऑनलाइन पेमेंट। सारे ऑल इंडिया बैंक है वो लोग वेबसाइट में एडवर्टीजमेंट पुट करते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी को कम्युनिकेट करो, जिसमें क्या क्या रहेगा, प्राइवेसी, इंफॉर्मेशन, शिपिंग के बारे में, रिफंड पॉलिसी। फिर उसके बाद स्टैट्यूटरी को कंप्लाई करो, स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस को, आरबीआई वाला पॉइंट। और फिर इंट्रूशन से प्रोटेक्ट करो, वायरसेस से, हैकर से, पासवर्ड, सॉफ्टवेयर अपडेट करना जरूरी है। सेंसिटिव डेटा में मैंने बोला इंक्रिप्शन करना जरूरी है। सब कुछ पढ़ा ही ना आपको। अब देखो केस स्टडी, नो द डिटेल ऑफ योर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कॉन्ट्रैक्ट। केस स्टडी क्या हुआ था, देखो अ पर्सन इन हैदराबाद was caught for returning mobile with defective parts. Modus operandi क्या था, क्या करता था वो, कैसे क्या करता क्या था वो। मैंने बोला मोबाइल फोन बंदा खरीदता था मजे में ई कॉमर्स वेंडर के संग, और उसको रिप्लेस कर देता था अपने डिफेक्टिव आइटम से। एंड देन ही यूज्ड टू कंप्लेन कि मुझे ना वेबसाइट से, अमेजन के या जिसका भी था, ये गलत सामान आए हैं। तो ये 2-3 साल तक किया, तब जाके पकड़ा गया। जब ये 2 या 3 बार किया तभी पकड़े जाना चाहिए था ना, अगर आपका इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होता। तो उसका मॉडस ऑपरेंडी क्या था, आओ। He used to buy new mobile online from India's largest m-commerce vendor. सोचो हिम्मत देखो बंदे का, largest m-commerce vendor. फ्लिपकार्ट के संग भी ऐसे कुछ हुआ था। And return them with the complaint that mobile purchased is defective. He used to replace the new mobile internal components with defective component. He kept on doing this for 2 years before being caught. 2 साल तक बंदा करते रहा, ठीक है। तो कंट्रोल कहां खराब था, इसके ऊपर केस स्टडी में क्या आता है कि अब ये बताओ कि कहां पे कंट्रोल नहीं लगाया, कंपनी का क्या फॉल्ट हुआ। कंपनी को 2 साल क्यों लग गए इसको पकड़ने में, 2 दिन लगाना चाहिए था। सो व्हाई डिड द कंट्रोल फेल, कंट्रोल में लूपहोल्स कहां थे, व्हाट वर द लूपहोल्स इन द कंट्रोल, वेयर वर द लूपहोल्स इन द कंट्रोल सिस्टम, वेयर वर द लूपहोल्स इन द कंट्रोल सिस्टम। अगर प्रॉपर आप डॉक्यूमेंट करके रखते कि एक ही बंदा बार बार रिटर्न करे तो आपको पता चल जाता ना जरूर कुछ गड़बड़ी है। सो देयर वाज लैक ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग द एक्सेप्टिंग मोबाइल रिटर्न इज डिफेक्टिव, है ना। एंटिटीज पुअर पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन, एंटिटी ने कोई पॉलिसी नहीं बना रखा था जो कि लिख कर रखता है कि कौन से कस्टमर रिटर्न कर रहे हैं प्रोडक्ट को। तो अगर ऐसा डॉक्यूमेंट होता तो मान लो इस बंदे का नाम था गबरू, गबरू था इस बंदे का नाम, तो मान लो ये गबरू बार बार जब जितना बार रिटर्न कर रहा है, 1 महीने में 2 बार रिटर्न किया तो गबरू गबरू ऐसे बोलकर आता ना। फिर 2nd महीने में गबरू, फिर 3rd में गबरू, फिर 4th में गबरू, तो गबरू 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 बार बार एक ही नाम का बंदा जब रिटर्न कर रहा है तो आपको तो ध्यान जाना चाहिए ना कि बार बार इसी बंदे के संग गलती कैसे हो सकता है, बार बार इसी बंदे को रॉन्ग प्रोडक्ट कैसे डिलीवरी हो रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है यार, चेक करो मामला। तो ये कंट्रोल सिस्टम नहीं था, कंपनी का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, पॉलिसी
कोई पॉलिसी नहीं था जो कि डॉक्यूमेंट करता है रिटर्न पॉलिसी को, ठीक है। दूसरा चीज, जैसे ही देयर शुड बी अ सिस्टम, जब भी एक पर्सन एक बार से ज्यादा प्रोडक्ट को रिटर्न करता है ना, तो उसको हाईलाइट कर देना चाहिए, ठीक है। तो कंपनी में ये वाला पॉलिसी भी नहीं था। देयर मस्ट हैव बीन अ पर्सन putting a red mark when the same person was returning mobile as defective. This reflects poor audit mechanism, जिसकी वजह से 2 साल लग गए फ्रॉड को पकड़ने में। तो एक तो पॉलिसी, कंपनी का डॉक्यूमेंटेशन पॉलिसी खराब था, डॉक्यूमेंट नहीं करके रखा था। दूसरा चीज, ऑडिट मैकेनिज्म अच्छा नहीं था, नहीं तो इट वुड हैव ट्रैक्ड द पर्सन रिपीटेडली मेकिंग रिटर्न ऑर्डर्स। सेकेंड केस स्टडी आओ, तो आप समझो ये सब केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। परचेज ऑफ फेक और इंफीरियर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। कितना बार क्या होता है ना, बहुत सारे जैसे मैंने बोला जेफ बेजोस थोड़ी कोई एरे गैरे को अलाउ करेगा। याद है मैंने आपको जब प्रॉब्लम्स पढ़ाया था, रिस्क पढ़ाया था, मैंने बोला था एनोनिमिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ ई कॉमर्स। तो कितने बार ऐसे बंदे होते हैं जो अपना गलत सलत वेबसाइट खोल लेते हैं और गलत सलत माल बेचना चालू कर देते हैं। दे स्टार्ट सेलिंग चीपर फॉल्टी प्रोडक्ट्स अंडर दी ब्रांड नेम। जैसे मान लो मैंने बोला फॉसिल का वॉच है, अब वो फॉसिल का वॉच बंदा 100 रुपए में बेच रहा है, नॉर्मल डिस्काउंट वाउचर कूपन्स दे रहा है, जबकि एक्चुअल रियल वॉच 10,000 का आता है। समझ में आ रहा है? तो एक ये चीज कस्टमर्स का गोल्डन रूल ऑफ थंब लगा लो कि आपको ना जब भी ऐसे ब्रांडेड प्रोडक्ट इतने चीप दाम में मिलते हैं ना, तो आप समझ जाना पक्का इसके क्वालिटी में खराबी है, ये ओरिजिनल नहीं है, सेकंड या थर्ड वर्जन है, डुप्लीकेट माल है, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है कि इसके लिए ना वेबसाइट को चेक करना चाहिए। मैंने बोला था जब मैंने कंपोनेंट्स पढ़ाए थे, मैंने बोला था उनका ऑपरेशनल वायबिलिटी चेक करो, उनका फिजिबिलिटी चेक करो, ट्रेड लाइसेंस चेक करो। जो भी सेलर रजिस्टर करा रहे अपने आप को ई कॉमर्स वेंडर के संग, उन ई सेलर्स का जो है ऑपरेशनल वायबिलिटी, उनका आधार कार्ड चेक करो कि दे आर ऑथेंटिक और नॉट, और उनका गोडाउन फिजिकली है कि नहीं, उनके पास इतना सामान देने की क्षमता है कि नहीं, उनका मार्केट में कैसा रेपुटेशन है, सब कुछ चेक करना चाहिए। तो वही चीज बोल रहा है, सर्टेन वेबसाइट अलाउ एनीबॉडी टू सेल द प्रोडक्ट, व्हिच इज वेरी रॉन्ग। So this website should ensure strong control system which will check the operational and financial viability of those registered seller. So it is important to check the history of the seller, है ना, and read all the detail to ensure कि जो product है, brand name, जो original brand है जो कि buyer खरीदना चाह रहा है, और good rule of thumb, मैंने बोला golden rule of thumb, इन लोग बोल रहे good rule of thumb is that डिजाइनर हेडफोन हो या पर्स हो या वॉचेस हो, विल ऑलवेज कॉस्ट अराउंड रिटेल प्राइस। जो फिजिकल शॉप में जितना दाम होता है उतना ही लगभग रहेगा, हो सकता है 5-10% डिस्काउंट हो, उससे नीचे नहीं हो सकता। दे कैन नॉट गिव यू 99% डिस्काउंट, दैट डेफिनेटली इज सजेस्टिंग दैट द प्रोडक्ट इज फ्रैडुलेंट, सेकेंड थर्ड कॉपी है, डुप्लीकेट आइटम है। सो दीज वर द 2 केस स्टडी। तो यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम में क्या लैगिंग था, क्यों ऐसा हुआ, यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम, किसका कंट्रोल सिस्टम में लूपहोल था, इन द वेबसाइट। यानी कि Amazon, अगर समझ लो Amazon इज एन ई कॉमर्स कंपनी, तो Amazon जो एग्रीगेटर है उसका लूपहोल था ये। एग्रीगेटर को इंश्योर करना चाहिए कि जितने भी वो सेलर को रजिस्टर कर रहा है अपने ऑनलाइन सेलर बोलकर, सो दे शुड चेक द हिस्ट्री बिफोर रिकॉर्डिंग देम, और Amazon ऐसा करता है। तभी तो वी आर एक्चुअली ट्रस्टिंग दैट ब्रांड ऑफ Amazon। हमें पता है कि वहां पे कोई ऐसे वैसे आलतू फालतू सेलर रजिस्टर्ड नहीं होंगे। So are we through with this? बताओ आज का चैप्टर कैसा लगा, पूरा लर्न हुआ कि नहीं यहाँ तक अच्छे से? टेल मी, हाउ वाज इट? हैव यू लर्नड एवरीथिंग? एवरीथिंग वाज क्लियर एंड लाउड? तो मैंने इंस्टीट्यूट का मैट का भी मार्किंग करवाया, मैंने पीपीटी भी दिखाया, मैंने आपको वीडियो भी दिखाया, सब कुछ करेंगे इसी तरह से। EIS के क्लासेस, ट्रस्ट मी, सारे EIS के क्लासेस इंटरेस्टिंग रहेंगे। और नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐसे 315। सो नेक्स्ट क्लास गाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऐसे 315। सो डू लेट मी नो कि आपको क्लासेस कैसा लग रहा है, because your feedback is very important for me. Your feedback means a lot, ठीक है? आपके फीडबैक से मुझे एक बूस्ट मिलता है कि मेरा जो इनोवेशन है आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। So thank you all of you guys. See you soon in the next class. Bye bye, take care.